session. Now we are going on the second and the last session. Okay, with respect to, we have completed chapter 1, 2, 3, 4. Now we are coming with 5. Which strategies? Michael Porter. We ended Gluck and Lawrence. Now we are coming with Michael Porter. Michael Porter is our favorite man. Michael Porter, because he explains so many things to us. तो भाई बिजनेस लेवल स्टडीज, अगर आपको चैप्टर 5 याद होगा तो बिजनेस लेवल स्टडीज में चैप्टर 5 में सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूं क्या सिलेबस है. चैप्टर 5 का सिलेबस अगर आपको याद होगा, 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है. सबसे पहले आपको 5 फोर्सेस याद रखने हैं. याद आया क्या मालिक? 5 फोर्सेस. कितने फोर्सेस है? 5. कौन से फोर्सेस है जिससे अपने को मालूम पड़े अपना कॉम्पिटिटिव प्रेशर कैसा है, कॉम्पिटिशन कैसा है? 5. सबसे पहले राइवलरी, न्यू एंट्री, सब्स्टिट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई. और अगर आपको याद होगा इसके अंदर के रिटेल क्वेश्चन सब में अपने अपने थे जिसमें सब्स्टिट्यूट्स उड़ा देना है. सब्स्टिट्यूट के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन 2 मेन क्वेश्चन थे. एक था राइवलरी और एक था ओके कॉमन बैरियर्स फॉर एंट्री. याद आया? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, दोनों के अंदर 3-3 पॉइंट पंचायती पॉइंट है. याद है क्या रे? और ये होने के बाद अपने लिए अगला सवाल आएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, विच इज कॉल्ड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. कितनी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी अपने को ध्यान रखनी है? 3. पहला कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा ओके बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी. याद आया क्या मालिक? जिसके अंदर अपने को परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. पहला पॉइंट 5 फोर्सेस. माइकल पोर्टर के कौन से 5 फोर्सेस है? तो भाई 5 फोर्सेस है. पहला पॉइंट है राइवलरी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. इसमें सबसे पहला सवाल होता है व्हाट आर द स्टेप्स टू डिटरमाइन व्हाट कंपटीशन इज गिवन इन इंडस्ट्री. मेरे गिवन इंडस्ट्री में स्टेप्स बताइए जिसमें कंपटीशन कैसे पता करूं. तो इसके लिए अगर आपको याद होगा 3 स्टेप है. सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर. स्पेसिफिक मतलब समझा 5 में से एक. उसके बाद पता करिए हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर. याद रखना स्ट्रॉन्ग में मैंने आपको बताया था खाली स्ट्रॉन्ग नहीं देखना है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है. 5 पॉइंट है, आपके लॉजिक याद रखना है कैसा है ये पता करिए. और उसके बाद कलेक्टिव स्ट्रेंथ देखिए. कलेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब 5 फोर्सेस का कॉम्बिनेशन. यानी आपको याद होगा मैंने बताया था ऐसा हो सकता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर स्ट्रॉन्ग होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एकदम वीक होगा, तो मेरा कलेक्टिव स्ट्रेंथ इज मॉडरेट. ये आपको ध्यान रखना होगा 3 स्टेप में. वापस इसमें अंदर मसाला नहीं है. माइकल पोर्टर जी की खास बात एकदम अच्छी है कि भाई ये मसाला ज्यादा रखते नहीं है. अगर आपको याद होगा चैप्टर 2 में आपने वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा. वैल्यू चेन एनालिसिस में आपने स्टेप्स इन वैल्यू में पढ़ा. अगर याद होगा तुम्हें 2 ही पॉइंट है, आइडेंटिफाई एंड सेकंड पॉइंट एसेस. और इधर भी 3 ही पॉइंट है. क्या 3 पॉइंट है? आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ. माइकल पोर्टर जी फटाफट स्टेप में उड़ा देते हैं. ओके तो लॉजिकली ये पॉइंट हो जाता है यार. इसके बाद आते हैं 5 फोर्सेस की कहानी. 5 फोर्सेस में सबसे पहला होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री. अगर याद होगा न्यू एंट्री जितना ज्यादा आ सकता है उतना मेरा मार्केट का प्रॉफिट कम हो सकता है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ सकता है. तो सर मेरे को बैरियर बताइए जिसकी वजह से न्यू एंट्री में बैरियर डालना है. अगर आपको याद है ये 5-7 बैरियर मैंने आपको बताया था. सबसे पहले फार्मा कंपनी, कैपिटल रिक्वायरमेंट. याद है? सेकंड पॉइंट ऐसा कुछ था, इकोनॉमी ऑफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट में कम कर पा रहा हूं, कॉस्ट लीडर वाला कॉन्सेप्ट है. तीसरा मैं कुछ अलग दे पा रहा हूं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. सोचा माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट था स्विचिंग कॉस्ट. 5वां सिनेरियो अपना तोड़ ब्रांड. 6ठा कॉन्सेप्ट याद रखना पार्ले जी, मैगी, क्या था? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मोदी जी, एग्रेसिव रिटेलिएशन. याद आया एकदम मालिक? ये पॉइंट था कॉमन बैरियर्स ऑफ एंट्री. ये अपने को 6-7 पॉइंट याद रखने चाहिए. ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. सर हाउ मेनी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर आर देयर? 3 पॉइंट्स इन्होंने दिए. सर क्या ध्यान में रखना है? सर बायर को पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज है. सेकंड सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत सारा पैसा भर रहा है, यानी बिग बायर, यानी बहुत सारे बायर मिलकर एक साथ में डिबेट कर रहे हैं. डिबेट मतलब डिस्काउंट का फैक्टर मांग रहे हैं. और तीसरा सिनेरियो बायर के लिए वो प्रोडक्ट क्रूशियल नहीं है, तब बायर बार्गेन करेगा. यानी मेरा सवाल होता है बायर बार्गेन कब करेगा? 3 कंडीशन फुलफिल होगी. तो कौन सी 3 कंडीशन? पहली कंडीशन उसको पूरा नॉलेज है. सेकंड ओके वो बिग बायर मतलब कलेक्टिव बायर. और तीसरा सिनेरियो उसके लिए प्रोडक्ट क्या नहीं है? क्रिटिकल नहीं है. उसी तरह बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. सप्लायर क्यों बार्गेन करेगा? 3 कारण. सर कौन से 3 कारण? पहला पॉइंट बायर के लिए वो प्रोडक्ट क्या है? क्रूशियल. सेकंड पॉइंट ये लोग क्या है? स्विचिंग कॉस्ट, यानी अगर तुम में से अलग गए ना तुमको एडिशनल कॉस्ट भरना पड़ेगा. और तीसरा सिनेरियो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी याद है बहुत सारे सप्लायर मिलकर एक साथ में आ गए और वो डिबेट कर रहे हैं कि निगोशिएट होगा नहीं. दिस इज कॉल्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. इसके साथ में कॉन्सेप्ट था राइवलरी. राइवलरी का अगर याद होगा राइवलरी इंडस्ट्री में कैसी है ये पता करना है, तो इसके लिए टोटल 6 पॉइंट्स थे. राइवलरी कैसी है इंडस्ट्री में, कान खुले मैं कैबल कर रहा हूं, राइवलरी कैसी है इंडस्ट्री में, इसके लिए 6 पॉइंट है. सर पहला पॉइंट ओके विनोद रेड्डी सर इंडस्ट्री लीडर. अब मेरे को अगर इंडस्ट्री लीडर रहा तो राइवलरी कैसी वो? डोंट यू थिंक फाइट करने से, प्राइस वॉर करने से डरेंगे? यस, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट शेयर किसके पास है? इंडस्ट्री लीडर. अगर इंडस्ट्री लीडर नहीं है, कॉम्पिटिटर ज्यादा है, इवन इंडस्ट्री लीडर होता भी है और कॉम्पिटिटर अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है ना तो राइवलरी होने के चांसेस ज्यादा. सेकंड पॉइंट आता है नंबर ऑफ
कॉम्पिटिटर। तीसरा अगर आपको याद होगा, अगर मेरा फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसके बाद भी मेरे पास वो कैपेसिटी बची हुई है, अब मेरे को बताओ अगर मैं कुछ प्रोड्यूस करूंगा तो मैं जो प्रोडक्ट बेचूंगा फिक्स कॉस्ट को निकाल के बेचूंगा ना, यानी कौन से कॉस्ट पे बेचूंगा, वेरिएबल। डोंट यू थिंक दूसरों के लिए फिक्स कॉस्ट तो उसमें आने वाला है क्या, कॉस्ट वॉर, फाइट वॉर, प्राइस वॉर चलने वाला है। यस, तो तीसरा पॉइंट फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट याद आया क्या मालिक। इसके साथ में एग्जिट बैरियर, जितने ज्यादा एग्जिट बैरियर उतना कंपटीशन। क्यों रे एग्जिट करने में दिक्कत आ रही है, वो बोल रहा है रहने देना, जाने देना, जैसे चल रहा है। याद आया। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसका मसला याद दिलाता हूं मालिक मैं आपको। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में मैंने बोला था मैं प्रोडक्ट बहुत भारी बेचता हूं, इसीलिए मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और मेरे को इसके लिए किसी और पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें मेरे के लिए प्राइस वॉर, ये सब चीजें मैटर नहीं करती, इवन इफ राइवलरी में पॉइंट आता है तो। और इसके साथ में और एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है मार्केट का क्या हो गया है, स्लो ग्रोथ। अब मेरे को बताओ स्लो ग्रोथ हो गया तो हम एक दूसरे को ही काटेंगे ना, क्योंकि मार्केट में नया कोई आ नहीं रहा है। अगर इंडस्ट्री ग्रो होती है तो मैं दूसरे कस्टमर के ऊपर ध्यान देता हूँ, लेकिन अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही तो मैं तेरे ऊपर ध्यान दूंगा, तेरे को खींचने की कोशिश करूंगा। ये होता है स्लो ग्रोथ। 6 पॉइंट राइवलरी के लिए। 6 पॉइंट क्या है, अगर आंसर याद आ रहा है तो गुड इनफ, नहीं याद आता तो मैं याद दिलाता हूँ। विनोद रेड्डी सर, इंडस्ट्री लीडर, बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ, ये रूम बाद में शाम को खाली है। फिक्स कॉस्ट याद आया मालिक। चौथा सिनेरियो निकलना मुश्किल है। पांचवा सिनेरियो मैं कुछ अलग दे रहा हूँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड लास्ट में मार्केट की लगी पड़ी है स्लो ग्रोथ। एवरीबॉडी क्लियर। ओके, याद रखना बैरियर बोला, बैरियर इन एंट्री बोला, ऊपर वाला सवाल, और मैंने बोला राइवलरी कैसी है, ये वाला आंसर। इसके बाद मैंने बताया सब्स्टिट्यूट के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर याद है आपको इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के लिए सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट आता है। इंश्योरेंस के लिए सब्स्टिट्यूट कौन है, इन्वेस्टमेंट। ओके सॉरी, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। ओके, यानी एक कंपनी बोल रही है इन्वेस्ट करो पैसा बचाए, तो एक कंपनी बोल रही है घूमो। ओके, सब्स्टिट्यूट है ना मालिक ये। ओके, अब मेरे को बताओ अगर इन्वेस्टमेंट करने वाला क्या ऐड करेगा, अरे इन्वेस्ट कर ले नहीं तो बुढ़ापे में क्या करेगा। टूरिज्म वाला भी ये ऐड करेगा, अभी घूम ले बुढ़ापे में क्या करेगा। ओके, साला सुने किसकी, क्योंकि बुढ़ापे में करेगा क्या। तो इससे अच्छा ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट वाला बोलता है बुढ़ापे में तू मर जाएगा तो तेरे घर वालों का क्या होगा। टूरिज्म वाला बोल रहा है आज जी ले जिंदगी, इंश्योर करो। टूरिज्म वाला सही बता रहा है, जी ले जिंदगी, आगे वाला उन लोग का बंदोबस्त वो कर लेंगे जैसे अपन ने किया है। ओके, ध्यान रखने की, ध्यान रख भाई, याद रख। ओके, ये होने के बाद तेरे लिए अगला सवाल आता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बता। मेरे को बता चैप्टर 4 की स्ट्रेटजी और यहाँ की स्ट्रेटजी में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया था 4 नाम, अगर आपको याद है चैप्टर 4 के, ग्रैंड स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी और ग्लूक एंड लॉरेंस की स्ट्रेटजी, चैप्टर 4। ओके, मैं बोलूं ओके, जेनेरिक स्ट्रेटजी, जेनेरिक स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी, माइकल पॉर्टर की स्ट्रेटजी, कितनी स्ट्रेटजीज, यहाँ पर ये पॉइंट होगा। याद रखना, मैंने अगर पूछा माइकल पॉर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजी कितनी है, याद रखना 4 मत लिखना, 4 मत लिखना। कितनी लिखोगे, 3। कौन सी, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। ओके, बढ़िया, चालू करें मालिक। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट लीडर वाला बंदा। कॉस्ट लीडर वाला कॉन्सेप्ट क्या करता है, कॉस्ट लीडर वाला बंदा ओके अपने लिए स्ट्रेटजी क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट ये आप ध्यान में रखना, कॉस्ट लीडर वाला बंदा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनाता है। वो किस बेसिस पे बनाता है, कॉस्ट पे। सर ये ब्रॉड मार्केट पे फोकस करता है या नैरो मार्केट पे फोकस करता है, ब्रॉड मार्केट। याद रखिए, ब्रॉड मार्केट, ब्रॉड मास मार्केट पे फोकस करता है। यहाँ पर ये सर कॉस्ट कम कैसे करता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है। ओके, स्टोरेज वोरेज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ये ऑप्टिमाइज करता है। याद आया मालिक। इसीलिए सबसे पहला सवाल होता है अचीविंग कॉस्ट लीडर, कैसे मैं कॉस्ट लीडर को अचीव करूंगा, कैसे मैं कॉस्ट लीडर को अचीव करूंगा। तो अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप कैसे होगा सर, यहाँ पर 6 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको बोला हुआ है फोरकास्ट करो डिमांड, क्योंकि डिमांड जब तक फोरकास्ट नहीं करोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कैसे प्रोडक्शन करना है। दूसरा सिनेरियो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा सिनेरियो इसकी वजह से क्या अचीव होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चौथा सिनेरियो प्रोडक्ट को क्या करने का, स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड किया तो वेस्टेज कम होंगे ना मालिक, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है सर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, R&D करना है क्या, यस R&D करना है क्या, यस पर किसमें, कॉस्ट सेविंग टेक्निक। और अपने आपको है ना किसी से बचाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। याद है टाटा नैनो वाले को बोला जाएगा पीछे कैमरा क्यों नहीं दिया, इधर ऐसे सेंसर क्यों नहीं दिए। अब ऐसा टाटा नैनो करते रहा ना, टाटा नैनो और जैगुआर के कॉस्ट के ऊपर चला जाएगा, लेकिन नैनो का नैनो ही रहेगा। ओके, तो ध्यान रखना, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, किससे, डिफरेंशिएशन से। वेरी इंपॉर्टेंट, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप। तो अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप के लिए कितने पॉइंट है वाले, एक साथ। सबसे पहले डिमांड को क्या होना चाहिए, फोरकास्ट। सेकंड पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा कुछ पॉइंट था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चौथा सिनेरियो स्टैंडर्डाइजेशन होने जरूरी है। पांचवा इन्वेस्ट किसमें करो, कॉस्ट सेविंग। एंड लास्ट पॉइंट अपने आप को बचाओ, रेजिस्ट करो, किससे, डिफरेंशिएशन। आत्मा क्लियर। सर इसके एडवांटेजेस क्या है, ओके याद होगा मैंने आपको पंचायती पॉइंट बताया था, एडवांटेज है ना 5 पॉइंट, याद है क्या 5 पॉइंट क्या क्या एडवांटेज है, राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट। सर राइवलरी के लिए एक एडवांटेज क्या है, अरे कॉम्पीट कर ही नहीं पाएगा ना, कॉस्ट लीडर है तो। ओके, सब बायर 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 बार्गेन क्यों करेगा, तू ही सबसे सस्ता दे रहा है, तेरे से बार्गेन करके क्या उखड़ लेगा वो। ओके, उसके अलावा सप्लायर, वॉल्यूम लेके जा रहा है तू, तो सप्लायर तो सस्ता देने वाला है। उसके साथ में एंट्रेंस, न्यू एंट्री के लिए रोक है, तू क्यों नो रोक है, अगर याद है कॉस्ट लीडर है ना तू यार, इकोनॉमी का स्केल दे रहा है ना तो। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूट पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे सस्ता तू ही है। सब्स्टिट्यूट पे जाने का कारण क्या होता है, महंगा।
ये एक रीजन हो सकता है, दैट इज द रीजन व्हाई यू मे एंटर इनटू सब्स्टिट्यूट। सर इसके डिसएडवांटेज क्या है? ओके भाई, लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटर भी अपने को कॉपी कर सकता है ना रे, तो कॉपी कर सकते हैं। ओके आप लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटर अपने को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर तेरे को ज्यादा वॉल्यूम नहीं मिला, कॉस्ट लीडर मेरा बापू भी अचीव नहीं कर सकता। तेरे को कॉस्ट लीडर के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत जरूरी है। तीसरा सिनेरियो, सर कॉस्ट कम होने का कारण क्या है? एडवर्टाइजिंग कम है, मार्केटिंग कम है। डोंट यू थिंक आउट ऑफ द मार्केट, आउट ऑफ द साइट? डोंट यू थिंक लग जाएगी तेरी? तीसरा सिनेरियो, मार्केटिंग कम करने के चक्कर में तेरी लगने वाली है। एंड चौथा सिनेरियो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कॉस्ट लीडर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी। क्योंकि जिस दिन टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो गई, उस दिन तेरे कॉस्ट लीडर का काम क्या होगा मालिक? तो टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? चेंज। 4.4 डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस वरी करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया, एडवांटेज में क्या लिखने का? 5 फोर्सेस। याद आया मालिक? लेकिन डिसएडवांटेजेस याद रखने चाहिए आपने। डिसएडवांटेज कितने रहेंगे? 4। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्पिटिटर कॉपी करेगा। दूसरा सिनेरियो, कॉस्ट लीडर करने के लिए मास प्रोडक्शन होना जरूरी है। तीसरा, मार्केटिंग में नहीं करता इसलिए मैं निकल जाऊंगा। चौथा सिनेरियो, टेक्नोलॉजी अगर ऑब्सोलेट हो गई तो मेरी लग जाएगी। याद है ना मालिक? एवरीबॉडी ओके, वो खोलना ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, हाँ बस। ओके एवरीबॉडी क्लियर मालिक? पक्का? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कौन सी स्ट्रेटजी? डिफरेंशिएशन। मेरे को बताओ डिफरेंशिएशन कौन से मार्केट में दिखता है? ब्रॉड मार्केट या नैरो मार्केट? ब्रॉड मार्केट। मेन पॉइंट, डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडर में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट लीडर क्या करता है? सबसे सस्ता देता है। डिफरेंशिएशन सबसे महंगा लेकिन बाप प्रोडक्ट देता है। सर इसीलिए पहला सवाल आपसे आता है, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन बताइए, क्या बेसिस पे मैं और तू डिफरेंशिएट करेंगे? 3 बेसिस है अगर आपके याद है। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइसिंग और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ओके बीएमडब्ल्यू और जैगुआर का मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं। बीएमडब्ल्यू और जैगुआर में फीचर ज्यादा है, प्रोडक्ट। बीएमडब्ल्यू और जैगुआर का प्राइस सेम है लेकिन बीएमडब्ल्यू सस्ती है, इसी सॉरी फीचर सेम है लेकिन बीएमडब्ल्यू सस्ती है इसलिए बीएमडब्ल्यू लिया। प्राइसिंग, दोनों के प्रोडक्ट, प्राइस, फीचर्स एवरीथिंग इज सेम, लेकिन बीएमडब्ल्यू मेरे को ये लोकेशन पे अवेलेबल है। ओके जैगुआर का जैग ब्रांड, ओके दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक एक्सेट्रा। तो आपको पहले 2 में डिसाइड करना है, 2 में नहीं मिला तो तीसरे में। तो बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन कितने रहेंगे? 3। कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, ऑर्गेनाइजेशन। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? सर डिफरेंशिएशन कैसे अचीव करोगे? लॉजिक सिंपल है, आपको कस्टमर पे ध्यान देना जरूरी है, उनके टेस्ट पे ध्यान देना जरूरी है। कस्टमर को क्या चाहिए वो देखो। तो पहला पॉइंट आपका डिफरेंशिएशन अचीव करने का तरीका है, कस्टमर पे ध्यान दो, उनको क्या टेस्ट है वो देखो। सेकंड पॉइंट, अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहो। ऐसा नहीं होगा एक बार बना दिया काम खत्म है, अपने आप को इवैल्यूएट करते रहो, अपने आप को पता करते रहो, क्या मैं जो दे रहा हूँ क्या वो बरोबर दे रहा हूँ कि नहीं, क्या ये मार्केट में वही जा रहा है। तीसरा सिनेरियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉमिस करो। कौन से प्रोडक्ट? हाई क्वालिटी। ओके तीसरा सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। सर इसका मतलब कॉस्ट लीडर क्या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देता? क्या देता है, लेकिन वो बेयर क्वालिटी रखता है। समझ में आया? ओके प्रीमियम लेवल नहीं देता वो फील, यही पॉइंट है। चौथा सिनेरियो, इसमें R&D बहुत तोड़ होना जरूरी है, इसलिए रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका ब्रांड वैल्यू भी तोड़ होना चाहिए, तब पब्लिक पैसा देगा। एंड अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके आप अगर आपके यूनिक फीचर्स है तो प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा। एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। आत्मा क्लियर है? तो हाउ आई विल अचीव ए डिफरेंशियल स्ट्रेटजी। डिफरेंशियल स्ट्रेटजी अचीव करने के लिए कितने तरीके हैं? 6 तरीके। सबसे पहले किस पे ध्यान दो? कस्टमर। क्या इवैल्यूएट करो? परफॉर्मेंस। क्या प्रॉमिस करो? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। क्या इनोवेशन करो? रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन। याद आएगा? नेक्स्ट पॉइंट, क्या बढ़ाओ? ब्रांड। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट है, ओके बॉस, यूनिक फीचर्स पे ध्यान दो, जिसे प्रोडक्ट की प्राइस अपन बात जो भी मांगू मैं उसके लिए तू देने को रेडी हो। आत्मा क्लियर? ये 6 चीजें चाहिए डिफरेंशिएशन को अचीव करने के लिए। लेकिन सर इसके एडवांटेजेस है क्या? वापस एडवांटेजेस ऊपर की रख। कौन से? 5। कौन से? राइवल, बायर, अपन अपने सीक्वेंस में रखेंगे। राइवलरी, न्यू एंट्री, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, सप्लाई, बायर एंड सप्लाई। सर न्यू भाई सबसे पहला राइवलरी। अरे तू सबसे अलग दे रहा है इसलिए तेरे को प्रेफर किया जा रहा है, तो राइवलरी की औकात है क्या? नहीं। सेकंड पॉइंट, न्यू एंट्री, बहुत मुश्किल है, तेरी ब्रांड वैल्यू तोड़े भाई, न्यू एंट्री कहां से तेरे से कंपीट करेगा। तीसरा पॉइंट, सब्स्टिट्यूट पे जाने की औकात ही नहीं रखेगा क्योंकि तू डिफरेंशिएशन दे रहा है। चौथा सिनेरियो, बायर तेरे से काहे के लिए निगोशिएट करेगा, सस्ता थोड़ा बोलेगा 2 लाख कम कर, अबे 1.5 करोड़ दे रहा है, 2 लाख की क्या बात कर रहा है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए आता है यहाँ पर सप्लायर। सप्लायर अगर बार्गेन भी किया, ले भाई एक्स्ट्रा, तेरे को कितना चाहिए? 2 रुपया 4 रुपया ले, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा दे, क्योंकि मैं बार्गेन करूंगा किससे? बायर से, इसीलिए मेरे एडवांटेजेस है। आत्मा क्लियर? लेकिन डिसएडवांटेजेस एकदम क्लियर कट है। लॉन्ग टर्म में यूनिकनेस सस्टेन नहीं होता। क्यों सर? ये कॉपी होने की संभावना होती है ना मालिक, क्योंकि सामने वाला क्या करता है? इमिटेट। ओके चार्जिंग टू हाई प्राइस, अगेन डोंट यू थिंक कस्टमर दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएगा? यही पॉइंट है। एंड तीसरा सिनेरियो ना, यहाँ पर अगर कस्टमर को ये पॉइंट वैल्यूएबल नहीं लगी, ओके तो ये मजा नहीं आएगा। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना मुश्किल है। सर क्यों? कॉपी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, ओके हाई प्राइस चार्ज करना, कस्टमर क्या कर सकता है? शिफ्ट कर सकता है। और तीसरा पॉइंट, उसके लिए कस्टमर को क्या नहीं लग सकता है? वैल्यूएबल नहीं लग सकता है। तो वैल्यूएबल होना जरूरी है। आत्मा क्लियर है? ओके डिफरेंशिएशन हो गया, कॉस्ट लीडर हो गया, लेकिन इसके अलावा जो बचा हुआ मार्केट है उसको क्या बोलते हैं? फोकस।
लेकिन याद रखना मैंने जब फोकस बोला हुआ है तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना है, पहला पॉइंट याद आना चाहिए, ब्रॉड मार्केट या नैरो मार्केट। मेरा क्वेश्चन है नैरो कैसे डिसाइड करोगे? चैनल्स। याद रखना नैरो डोंट डिसाइड विद एनी अदर एलिमेंट, नैरो को चैनल को रेस्ट्रिक्ट करो। आत्मा क्लियर है? और इसीलिए फोकस में आप दो चीज ध्यान रखिए, एक फोकस में दो चीज क्या होती है, फोकस कॉस्ट लीडर एंड फोकस डिफरेंशिएशन। अब मेरे को फोकस कॉस्ट लीडर क्या करता है? फोकस कॉस्ट लीडर सस्ता देता है, लेकिन किससे? एक पर्टिकुलर से, इसीलिए तो फोकस है ना, वो एक मार्केट में उससे सस्ता जा रहा है। एंड और एक है फोकस डिफरेंशिएशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोकस डिफरेंशिएशन? मैं उससे अलग दे रहा हूं क्या? नहीं, चैनल। याद रखना उससे अलग दिया मतलब क्या हुआ? उससे अलग दिया मतलब क्या? डिफरेंशिएशन। उससे अलग मैं दे रहा हूं डिफरेंशिएशन, दिमाग खराब मत करना, उससे अलग दिया डिफरेंशिएशन, उससे अलग दे रहा हूं डिफरेंशिएशन, वापस बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक चैनल में अलग से दे रहा हूं। ओके, फोकस डिफरेंशिएशन। ओके, मैं आपको एक क्लियर कट वापस एग्जांपल याद दिलाता हूं। ओके, मेरी गाड़ी मैं एक एग्जांपल फर्स्ट क्राई वाला बच्चों के लिए कपड़े बना रहा है, क्या ये फोकस है? नहीं। ये नैरो मार्केट है? नहीं। बात कर रहा हूं बच्चों के लिए एकदम अलग कपड़े बना रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी? डिफरेंशिएशन। फोकस है डिफरेंशिएशन। मैं सिर्फ ऑनलाइन बेचूंगा, फोकस क्या? फोकस क्या? डिफरेंशिएशन। आत्मा क्लियर? क्योंकि चैनल को रेस्ट्रिक्ट किया। मैं गाड़ी बेच रहा हूं, मैं गाड़ी कोई भी खरीद सकता है, बहुत भारी गाड़ी है मेरी, डिफरेंशिएशन। मेरी गाड़ी सिर्फ 5 करोड़ के ऊपर वाली औकात वाले लोग खरीदेंगे, फोकस डिफरेंशिएशन। आत्मा समझा? जब मैं कुछ रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, मैं अपने मार्केट को नैरो बना रहा हूं, तब जाके फोकस डिफरेंशिएशन होगा। आत्मा क्लियर? इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये गड़बड़ कर दी तो गेम ओवर हो जाएगा। सर लॉजिकली ध्यान रखना, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंशिएशन एंड फोकस डिफरेंशिएशन, बहुत बार कंफ्यूजन फोकस डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में ही होता है, आपका कंफ्यूजन होगा। मैं आपको वापस बता दूं, फोकस डिफरेंशिएशन में फीचर्स की कोई बात नहीं करेगा। अगर आप आंसर लिख रहे हो फोकस डिफरेंशिएशन, फीचर में जाओ मत, किस पे जाओ? चैनल। और जब मैं चैनल बोल रहा हूं तो चैनल में एडवर्टाइजिंग कंटेंट, प्रमोशन, मीडिया, याद है ना, वो भी हो सकता है। तो फोकस डिफरेंशिएशन याद रखिए। आत्मा क्लियर? ओके, तो फोकस में पहला पॉइंट आता है, फोकस में फोकस स्ट्रेटजी क्या है? फोकस स्ट्रेटजी याद रखना, यहाँ पर जो मार्केट साइज है वो नैरो है, उसके हिसाब से अपन डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर लॉजिकली आपको ध्यान रखना होगा फोकस कॉस्ट लीडर एंड फोकस डिफरेंशिएशन। पहला सवाल आता है, सर ये फोकस स्ट्रेटजी कैसे अचीव करते हैं? अचीविंग फोकस स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं, ये मैंने क्लास में क्लियर समझाता है। जब ये अचीविंग फोकस स्ट्रेटजी पढ़ोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे, एडवांटेजेस पढ़ोगे, डिसएडवांटेज पढ़ोगे, ये दोनों को कॉम्बो करता है। कौन से दोनों को? फोकस कॉस्ट लीडर एंड फोकस डिफरेंशिएशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आंसर है। यानी आप इससे ना फोकस डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हो, फोकस कॉस्ट लीडर भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों का आंसर आपको दोनों रखना होगा। तो हाउ टू अचीव? सबसे पहले नीश ढूंढो। नीश समझ में आ रहा है? मेरा मार्केट। उसके बाद सुपीरियर स्किल बनाओ ताकि तुम किसी और से अलग कर सकते हो। तीसरा सिनेरियो हाई एफिशिएंसी, ताकि कॉस्ट कम कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनोवेटिव वेज, क्योंकि ताकि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। उसी चैनल पे अगर मार्केट करना है तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। सर इसके फायदे क्या है? फायदे एकदम क्लियर कट है, प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। लेकिन याद रखना ये प्रीमियम प्राइस किस कंटेक्स्ट में है? चैनल के कंटेक्स्ट में। प्रीमियम प्राइस किस कंटेक्स्ट में है? चैनल। मैं आपको बोल रहा हूँ, अमित तातेड़ बहुत तोड़ पड़ाता है, और अमित तातेड़ हाई प्राइस चार्ज करता है, कॉन्सेप्ट तोड़ पड़ाता है, रिवीजन तोड़ लेता है, ओके, सारी चीजें ये सब करा देता है। अब मेरे को पता है इसका हाई प्राइस चार्ज करता है, ये कौन सा फीचर है? डिफरेंशिएशन। अमित तातेड़ को अगर फेस टू फेस बैठना है, सिर्फ पूना में अवेलेबल है, और पूना के अलावा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। फोकस डिफरेंशिएशन। पक्का समझ में आया? ओके, याद रखना ये पॉइंट है। इसलिए प्रीमियम चार्ज तो पूना में मैं करूंगा, मैं प्रीमियम चार्ज के लिए वरी मत करना। चैनल आया तो प्रीमियम चार्ज फोकस में जाता है। इधर पॉइंट क्लियर? इसीलिए अचीव एडवांटेज क्या है? प्रीमियम प्राइस ले सकते हो। और दूसरा पॉइंट, ओके, यहाँ पर है ना राइवल है ना, आपके मार्केट में एंटर करने में डरेंगे क्योंकि आपका स्पेशलाइज हो गया वो मार्केट। लेकिन यही डिसएडवांटेज भी है, आप वही मार्केट में देख देख के आपकी कंपटीशन खत्म होती जाएगी ना रे। ओके, कहीं ना कहीं आपको कोई हरा देगा। इसीलिए आपके पास कंपिटेंसी, डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसी होती ही नहीं है, क्योंकि दूसरे मार्केट में गए फेल। ओके, यही पॉइंट है। एग्जांपल बात कर रहा हूं सर, अगर मैं बोल रहा हूँ फेस टू फेस में मैं तोड़ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं खाली वर्चुअल चालू करूंगा, मैं अकेले क्लास मतलब अकेले रूम में पढ़ाने बैठूंगा, ओके, मेरी कंपिटेंसी नहीं होगी, क्योंकि मैं कौन से मार्केट में रहा हूँ? फेस टू फेस। ओके, वर्चुअल में अभी जो जा रहा है, वर्चुअल में भी उनको मजा इसलिए आ रहा है, ठीक है, वो मार्केट कैसा है क्या नहीं है, लॉजिक समझ में आ रहा है, यही पॉइंट बता रहे हैं। एंड उसके बाद है ड्यू टू लिमिटेड डिमांड। ओके, कितना भी रहा तो कॉस्ट तो कभी ना कभी बढ़ने वाली है ना। लिमिटेड डिमांड क्या बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है? बढ़ने वाला है क्या बहुत बढ़ने वाला है? मुश्किल है, एक स्टैटिक डिमांड रहेगा रे, क्योंकि मार्केट तो फोकस किया ना आपने, इसीलिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, नीश कभी भी डिसअपीयर हो सकता है। ओके, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी क्या होती है? मैंने आपको बता दिया था, अगर मैं कॉस्ट सस्ता दे रहा हूं लेकिन क्वालिटी वही दे रहा हूं, सस्ता दे रहा हूं क्वालिटी वही, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। ओके, मैं महंगा दे रहा हूं, सॉरी मैं सेम प्राइस दे रहा हूं लेकिन क्वालिटी, मैं सॉरी आई मिस आउट, सेम, ओके, हाँ, सेम प्राइस मोर फीचर्स, ओके, और सेम फीचर्स लो प्राइस। ओके, वापस बोलो, सेम प्राइस मोर फीचर्स, ओके बॉस। उसके बाद है सेम फीचर्स लोअर प्राइस। ये कॉन्सेप्ट होता है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। लेकिन मैंने आपको क्लियर कट बताया, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी में आपको क्या ध्यान में रखना है? ऑफर ढूंढना है, या आपको ऐसा रखना है कि मैं अपना मार्केट छोड़ नहीं रहा हूं। अगर अपना मार्केट छोड़ दिया तो ये इसमें नहीं जाएगा, किसी और मैकेनिज्म में जाएगा।
यहाँ पर ऐसा है कि मैं अपने प्रोडक्ट जो सुपीरियर है वो उसको बेच भी रहा हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए मैं किसी और को भी देता हूँ। आत्मा क्लियर है? दैट्स योर चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट। झप्पा मालिक पक्का। अगला सवाल आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज में कितनी स्ट्रेटजीज है? 6। कौन सी? सबसे पहला होता है मार्केटिंग, दूसरा होता है फाइनेंस, तीसरा होता है प्रोडक्शन, चौथा होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पांचवा होता है R&D एंड छठा आपके लिए आता है ह्यूमन रिसोर्स, HR वाला पॉइंट। ओके, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज बैठ जाएगा। सबसे पहला सिनेरियो, ओके, बात करते हैं मार्केटिंग। ओके, याद रखना बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर में से 2 सवाल आने की संभावना पूरी रहती है। मैंने आपको बताया हुआ है ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं मालिक। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है फंक्शनल स्ट्रेटजी की जरूरत क्यों पड़ी, नीड, रीजन व्हाई फंक्शनल स्ट्रेटजीज आर नीडेड। ये LDR सवाल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये LDR है आपके लिए, व्हाई फंक्शनल स्ट्रेटजीज आर नीडेड। मैं आपको बता दूं चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में LDR क्यों नहीं मार्क करा है, क्योंकि सबके सब LDR है। चैप्टर 4 5 आपको अच्छे से पूरा आना चाहिए, उसमें कोई सवाल ऐसा बचना ही नहीं चाहिए। ओके, इसके भाई यार ये डिफरेंशिएशन आता है, कॉस्ट लीडर नहीं आता है। ओके, लेकिन चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स अपन वापस LDR पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ओके व्हाई फंक्शनल स्ट्रेटजी, क्यों फंक्शनल स्ट्रेटजी क्यों चाहिए, मेरे को बताइए कारण क्या है फंक्शनल स्ट्रेटजी का। 4 रीजन। सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रेटजी मैंने सेकंड को फर्स्ट किया था, याद आएगा? ओके, ये क्या करता है, इंप्लीमेंटेशन करता है किसकी, कॉर्पोरेट लेवल एंड, याद आएगा मालिक? सेकंड, ये फंक्शनल आपको क्या देता है, डायरेक्शन। अगर याद है फंक्शनल लेवल से आपको डायरेक्शन देगा ना मालिक, फंक्शनल लेवल पे पहला पॉइंट मालूम है ना, सेकंड और फर्स्ट को मैंने उल्टा किया था, तीसरा और चौथा CC। ओके, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। याद रखना, कंट्रोल करना आसान है, कोऑर्डिनेट करना आसान होता है और कंसिस्टेंसी रहना आसान है। तो व्हाई फंक्शनल स्ट्रेटजीज आर नीडेड, व्हाई फंक्शनल स्ट्रेटजी क्यों चाहिए, 5 कारण। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन, दूसरा डायरेक्शन, CCC कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, कोऑर्डिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। ओके, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कंसिस्टेंसी। आत्मा क्लियर है? इसके बाद आते हैं अपन मार्केटिंग की तरफ। मार्केटिंग सबसे बड़ा था, अगर आपको याद है चैप्टर 6 में अगर आपको सबसे बड़ा टाइम गया वो गया था मार्केटिंग। मार्केटिंग का सवाल भी वैसे था, पर मैं आपको बता चुका हूं कि ये चैप्टर में LDR कौन से पहला है मार्केटिंग, ये LDR है। दूसरा सिनेरियो अगर आपको याद होगा सप्लाई चेन, ये आपके लिए LDR है। और तीसरा सिनेरियो आपका लास्ट वाला HR ह्यूमन रिसोर्स, आपके लिए LDR है। आत्मा क्लियर है? सबसे पहले चालू करते हैं मार्केटिंग केस में। अगर मार्केटिंग याद होगा तो मार्केटिंग 4 सवालों में घिरा पड़ा है। सबसे पहला था मार्केटिंग प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव, दूसरा सवाल था मार्केटिंग मिक्स, तीसरा सवाल था मार्केटिंग प्लान एंड चौथा सवाल है मार्केटिंग टेक्निक्स। इस तरह से 4 सवाल थे सीक्वेंस में, पर मैंने सीक्वेंस क्लास में चेंज किया। मैंने पहले क्या पढ़ाया था, मार्केटिंग मिक्स पढ़ाया, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, मार्केटिंग टेक्निक। तो अपन वापस वही करते हैं, मार्केटिंग मिक्स पहले खत्म करते हैं, मार्केटिंग टेक्निक करते हैं, क्योंकि ये दोनों तोड़ LDR है। पहले बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स आगे जाओ, ओके, उसी पेज पे 24 पेज पे अगर जाओगे, मार्केटिंग मिक्स वाला पॉइंट सेकंड पे आ रहा है। मिला क्या मालिक? सेकंड पे क्या क्या सीन मिल रहा है? मार्केटिंग मिक्स क्या होता है मालिक, याद आ रहा है? ओके, ऐसे कुछ वेरिएबल होते हैं जिसपे अपन कंट्रोल करते हैं। सर कितने वेरिएबल होते हैं? 4। नाम बता, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये क्या 4C से भी नाम होता है? यस, कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, प्रोडक्ट मतलब कस्टमर सोल्यूशन, प्राइस मतलब कॉस्ट, उसके बाद आता है प्लेस, कन्वीनियंस एंड लास्ट होता है प्रमोशन, कम्युनिकेशन। अब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था, ये चारों पॉइंट एक साथ में लिखने को आ सकते हैं ना? यस, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन अपनी औकात में आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन कौन से थे? एक था प्राइस और दूसरा था प्रमोशन। मेरे को पता है प्राइसिंग के कितने स्ट्रेटजी है? 2। कौन से? स्कीमिंग एंड अगर याद है पेनिट्रेशन। लेकिन ये दोनों प्राइसिंग स्ट्रेटजी कब होती है? जब न्यू प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होता है। बाद में हमेशा स्ट्रेटजी होती है वो पेनिट्रेशन ही होती है, लेकिन पहली बार कौन सी होती है? 2, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। याद आएगा मालिक? अब प्रमोशन कितने तरीके के होते हैं? 4। सबसे पहला प्रमोशन का तरीका पर्सनल सेलिंग, दूसरा एडवर्टाइजिंग, तीसरा राखी संबंध, पब्लिसिटी एंड चौथा सिनेरियो सेल्स प्रमोशन। मैंने क्या बोला? पहले, दूसरे, तीसरे में बिठाओ, नहीं बैठा तो चौथा। मैं वापस बता रहा हूँ, ये प्रमोशन के तरीके, ये मार्केटिंग टेक्निक्स नहीं है, ये प्रमोशन के तरीके। अगर मैंने आपसे पूछा प्रमोशन के तरीके बताइए, आगे जाइए, प्रमोशन के तरीके बताइए, प्रमोशन के तरीके आपको मिल जाएंगे। 4 प्रमोशन के तरीके। आत्मा क्लियर? मेरे को बताओ, मैं तेरे को पकड़ के बात कर रहा हूँ और मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरा बैच है, ये आजा बैठ जा। पर्सनल सेलिंग, मैंने एक बोर्ड लगा दिया, एडवर्टाइजिंग, ओके, कुछ गाना, कच्चा बादाम मेरा बैच, बादाम मेरा बैच, बादाम, पब्लिसिटी, ट्रेंड वाली जो चीजें मैं करता हूँ वो पब्लिसिटी होगी। आत्मा क्लियर? एंड लास्ट में ओके, तू बैच में बैठकर 20% डिस्काउंट मिलेगा, सेल्स प्रमोशन। ओके, आत्मा क्लियर? ये हो गया तेरे लिए पॉइंट। और प्राइसिंग का तेरे को मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्राइसिंग में 2 चीज की प्राइसिंग है, स्कीम और पेनिट्रेट। बाकी तो मसाला इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया मार्केटिंग मिक्स में 4 मार्केटिंग मिक्स नहीं है, एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स भी है। यानी इसके अंदर आगे क्या जाता है? 3 और P जाते हैं। सर 3P कौन से होते हैं? अगर याद है तो पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल मतलब कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, प्रोसेस जिसकी वजह से हुआ है, फिजिकल एविडेंस मतलब जिसकी वजह से मेरे को मालूम पड़ रहा है कि भाई प्रोडक्ट तेरे पास डिलीवर हुआ है। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद इसके अगला वाला सवाल एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, पक्का क्लियर है ना मालिक? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। उसके बाद आता है तेरा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग
टेक्निक्स। ये तो मेरे ख्याल से आंसर बहुत अपन ने तोड़ किया था, इसके ऊपर वीडियो भी देखा था अपन ने, लेकिन लॉजिकली क्या क्या पॉइंट है अगर याद है आपको, क्या क्या सीन है। सबसे पहला सोशल मार्केटिंग, सोसाइटी कॉज के लिए काम करना, याद है क्या मालिक। दूसरा है ऑगमेंटेड मार्केटिंग, मतलब क्या देना, डिस्काउंट ऑफर्स, यानी प्रोडक्ट से ज्यादा मिल रहा है, तेरे को फील आना चाहिए तेरे को प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ मिल रहा है। तीसरा सिनेरियो, चल रे चल 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 इधर आ, मेरा बैच है, डायरेक्ट कूली बात कर रहा है, सर कैसे है, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या है क्या नहीं है, बैच हो गया, एग्जाम के बाद पूछा कैसे गया सर पेपर, ओके सर फाइनल में आइए ना ऑडिट में, ओके कौन सा मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केट, रिलेशनशिप बनाना टारगेट होता है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, प्रोडक्ट बेचना, ओके रिलेशनशिप मार्केटिंग। उसके अलावा आपको और 4 नाम याद रखने हैं, अगर याद है सर्विस मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में 2 में क्या होता है, सर्विस मार्केटिंग मतलब जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो मार्केट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ और 2 मार्केटिंग मैंने बताए थे, पर्सन मार्केटिंग एंड प्लेस मार्केटिंग। ओके अगर अमिताभ बच्चन आ रहा है, ओके दैट में पर्सन मार्केटिंग, पधारो हमारा देश, प्लेस मार्केटिंग जहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट करती है। इसके अलावा और 2 मार्केटिंग आपको याद होनी चाहिए, ओके बहुत तोड़ मार्केटिंग है, डी मार्केटिंग एंड सिंक्रो मार्केटिंग। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएट नहीं होता बहुत बार स्टूडेंट के लिए, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंक्रो मार्केटिंग एंड डी मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग मतलब मैं दूसरे टाइम पे बैलेंस का सीक्वेंस, ओके मैं क्या करता हूं मालूम है क्या, ओके मैं चाहता हूं कि जिस टाइम पे डिमांड नहीं है उस टाइम पे भी डिमांड बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड सिंक्रो मार्केटिंग। एग्जांपल मैकडॉनल्ड बोलता है हैप्पी आवर्स, ओके ये होता है सिंक्रो मार्केट। डी मार्केटिंग में टेम्परली डिमांड कम कर रहा हूं, मैं परमानेंट नहीं कर रहा हूं, टेम्परली डिमांड कम कर रहा हूं। आत्मा क्लियर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन सा मार्केटिंग, डी मार्केट। ओके एग्जांपल जूम में मैंने आपको बताया था सैटरडे संडे पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आप सैटरडे संडे मत आइए, पर मैंने ऐसा नहीं बोला। आप इमेजिन करो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ सैटरडे संडे मत आइए, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आओगे ना, मैं ऐसा सैटरडे संडे मत आइए ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मंडे आ 20% डिस्काउंट लेके जा, सिंक्रो। मैं बोल रहा हूँ सैटरडे संडे मत आ, डी मार्केटिंग। दोनों में डिफरेंस समझा। एक बार सिंक्रो मतलब जो अलग टाइम है ना जब चलता नहीं है तब ऑफर देना। इसके अलावा तेरे को और 2 मार्केटिंग याद है, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग एंड डिफरेंशियल। जब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं या बहुत सारे मार्केट होते हैं उसमें से अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरह से मार्केटिंग करता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल। और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ही जगह तू ध्यान लगा के बैठा हुआ है, फोकस है, यानी एग्जांपल इंटरनेट पे ही मार्केट कर रहे हैं, बाकी किधर भी नहीं कर रहे। ओके कौन सा मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेट। लेकिन आपको मैंने अपने ऐड देखी थी, फेसबुक की ऐड देखी थी, एचपी की ऐड देखी थी, ओके ये होती है एनलाइटनमेंट मार्केटिंग। अगर आपको याद है एनलाइटनमेंट मार्केटिंग लॉन्ग रन के लिए बहुत तोड़ होता है, आपका गुडविल बहुत तोड़ तैयार करता है ये मालिक। ओके ये 2 क्वेश्चन आपको तोड़ याद रखना है, ये दोनों एलडीआर है। आत्मा क्लियर है। ये दोनों होने के बाद आपके बीच में क्वेश्चन एक बचा हुआ था, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग प्रोसेस। क्या है मार्केटिंग प्रोसेस में आपको याद रखना है, सबसे पहले मैं मार्केटिंग प्रोसेस में क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एनालाइज करता हूं, उसके बाद टारगेट मार्केट देखता हूं, फिर उसको डेवलप करता हूं और उसको मैनेज करता हूं। ओके मैनेज करता हूं, 4 वर्ड ध्यान रखना, क्या क्या करता हूं मैं, एनालाइज करता हूं, उसके बाद डेवलप करता हूं, उसके बाद नहीं सॉरी मैं पहले एनालाइज करता हूं, फिर टारगेट, फिर उसके बाद डेवलप और उसके बाद मार्केटिंग एफर्ट्स, उस एरिया में एफर्ट्स करता हूं। आत्मा क्लियर है। लेकिन यहां पर आंसर खत्म नहीं करने का, ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, ये करने से ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, 2। पहला पॉइंट मैं क्या डिलीवर करता हूं, वैल्यू टू कस्टमर, और तेरे साथ हमेशा मैं क्या रहूंगा, कनेक्टेड। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, 2 क्या करना है, तेरे को क्या डिलीवर करना है, वैल्यू, और तेरे साथ क्या रहना है, कनेक्टेड। आत्मा क्लियर है। ये होने के बाद तेरा अगला सवाल और एक आता है, ये मार्केटिंग मिक्स अपना खत्म हो चुका है, मार्केटिंग मिक्स में एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स भी खत्म हो गया। फिर आता है और एक क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। याद रखना मैंने आपको समझाया था क्लास में क्लियरली, अगर मैंने बोला मार्केटिंग प्रोसेस बताओ, मार्केटिंग प्रोसेस बताओ, मार्केटिंग प्रोसेस बताओ, ऊपर वाला आंसर याद रहेगा, मार्केटिंग प्रोसेस बताओ, एनालाइज करो, टारगेट करो, ओके उसको क्या डेवलप करो और उसमें एफर्ट्स करो, मैनेज करो। अगर मैं बोल रहा हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस बताओ, क्या बोला मैंने, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। याद रहेगा मालिक, इसमें कितने होंगे, 3, प्लानिंग करो, इंप्लीमेंट करो, कंट्रोल करो। इसमें से एक क्वेश्चन अपनी औकात में आ सकता है, सर कौन सा वाला, प्लानिंग। प्लानिंग में कितने एरियाज है, 5, एकदम समझ। सबसे पहले मैं टॉप मैनेजमेंट को क्या दूंगा, एग्जीक्यूटिव समरी, फिर मैं अपनी औकात बताऊंगा, करंट मार्केटिंग सिचुएशन, फिर मैं बताऊंगा मार्केट में क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, मैं बताऊंगा आगे बढ़ना कैसे है, ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट पॉइंट मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी। 5 पॉइंट मुझे प्लानिंग के हिस्से बताइए, मार्केटिंग प्लान बनाने के 5 हिस्से बताइए, मार्केटिंग प्लान बनाने के 5 हिस्से। मैं बोल रहा हूं मार्केटिंग प्रोसेस बता, कौन सा क्वेश्चन, मार्केटिंग प्रोसेस पहला, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस ये वाला 3 पॉइंट, और मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए स्टेप्स 5। पहला क्या बनेगा, समरी, फिर क्या बनेगा, करंट, मेरी औकात करंट, फिर क्या मार्केट में क्या है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, मेरे को किधर पहुंचना है, ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी। भारत माता की जय। समझा, क्लियर। ये होने के बाद मार्केटिंग क्लियर ना मालिक, मार्केटिंग यहां पर खत्म हो जाता है। मार्केटिंग होने के बाद तेरा अगला आता है पैसा। ओके प्रशांत सारडा, प्रशांत सारडा रे सारडा, प्रशांत रे प्रशांत, तो प्रशांत सर बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करिए और अपन बोलते हैं पैसे। तो क्या करने का,
इन्वेस्ट, प्रशांत से तो पूछने का, डिपेंड्स। ओके, उड़ाने का कब? नहीं, मैं बोला बहुत पैसा आने के बाद। पहले बेसिक रखने के लिए जगह नहीं, ऐसा मत बोल। रखने के लिए जगह नहीं मतलब क्या है? तेरे पास ज्यादा हो रहे मेरे पास भेज, रखने के लिए जगह नहीं है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टडी क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टडी बोलता है, क्वेश्चन सवाल पूछता है एरियाज। एरियाज कितने एरियाज है? एरियाज 4 है। सबसे पहले पैसा कहां से आ रहा है? सोर्स। दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? बजट्स। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पैसा कहां पर लगेगा? ओके, यूटिलाइज किधर हुआ है? चौथा पॉइंट अपनी औकात, नेट इवैल्यूएशन। याद आएगा मालिक? 4 एरियाज बताइए फाइनेंशियल स्टडी के। प्रशांत सारडा सर के 4 एरिया बताइए। प्रशांत सारडा सर के 4 एरिया। सबसे पहला सोर्स, दूसरा बजट, तीसरा यूटिलाइज, चौथा इवैल्यूएशन। ओके, और चौथा पॉइंट इवैल्यूएशन जो होता है वो कितने तरह से होता है? 3 तरीके। पहला इवैल्यूएशन क्या होगा? नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज, और जितना जो कैपिटल बचेगा वो दैट इज कॉल्ड नेटवर्थ। दूसरा सिनेरियो है फ्यूचर अर्निंग। ओके, तो आप एवरेज प्रॉफिट्स को डिवाइड पूरा पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट को 5 साल से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपको मिलेगा दैट इज नथिंग बट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग्स। तीसरा सिनेरियो आता है आपके लिए मार्केट मेथड। मार्केट मेथड में 3 मेथड आपके हैं, और 3 मेथड कौन से? अगर अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी बेचेंगे कितना आएगा, ये मिलना मुश्किल है क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी सेम सिनेरियो से मिलना बहुत मुश्किल होगा। सेकंड सिनेरियो पीई रेशियो, व्हाट इज पीई रेशियो? प्राइस अर्निंग। और तीसरा सिनेरियो है, ओके, अगर आपको याद आएगा आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। जितने शेयर मेथड हो गए मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करिए, साथ में कुछ प्रीमियम ऐड करिए, कुछ प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट सिनेरियो आ जाएगा आपके लिए, दैट इज कॉल्ड कौन सा मेथड? ओके, मार्केट नहीं, तीसरा पॉइंट है, 3 पॉइंट है मार्केट बेस्ड मेथड। तो 3 मेथड कौन से हुए? सेम कंपनी, दूसरा है पी, तीसरा है आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आत्मा क्लियर है सर? ये 4 मेथड में सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्वायरिंग कैपिटल। ओके, तो याद रखना कैपिटल कहां से एक्वायर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट प्रोजेक्शन बताइए। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बताइए, आपने जो इन्वेस्टमेंट करना है क्या करना है, और इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्थ। ओके, उसके बाद आता है पहला पॉइंट नेटवर्थ, दूसरा आता है फ्यूचर बेनिफिट्स, और तीसरा आता है मार्केट डिटरमाइंड बिजनेस। इसमें कितने मेथड है? 3। फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच एंड थर्ड अप्रोच, जो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट अप्रोच क्या है मालिक? सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी। सेकंड अप्रोच क्या है? पी। ओके, थर्ड अप्रोच क्या है? आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। आत्मा क्लियर? आत्मा क्लियर? तो प्रशांत सर का सब लोग धन्यवाद करेंगे। प्रशांत सारडा सर की, प्रशांत सारडा सर की, प्रशांत सारडा सर की। ओके, तो तोड़ प्रशांत सर की वजह से अपने को याद समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर का। आत्मा क्लियर है? अदरवाइज मेरे को आता ही नहीं था ये। ओके, अदरवाइज मेरे को जमता ही नहीं था ये, भाई प्रशांत सर ने समझा दिया। ओके, अगला सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में अपने पास क्या होता है? सेम क्वेश्चन, एक्टिविटीज। कितनी एक्टिविटीज रहेंगी? 3। सबसे पहले अपने को प्रोडक्शन का क्या करने का? अंडरस्टैंड। ओके, याद रखना, सबसे पहले अंडरस्टैंड कर, प्लान मत कर। पहले तो समझ तो सही प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, पहले समझ तो सही प्रोडक्शन की मशीन क्या है, समझ तो सही प्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या है, जा किधर से है, आ किधर से रहा है, इनपुट क्या जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, ये पता कर। सेकंड, इसको क्या कर, ये करने के बाद क्या करने का? प्लानिंग कर, और प्लानिंग करने के बाद क्या करने का? ओके, लॉजिस्टिक करने का। अगर याद है 3 पॉइंट है। ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एरियाज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी? व्हाट आर द एरियाज इन्वॉल्व इन, व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी? कितनी एक्टिविटीज है? 3। प्रोडक्शन सिस्टम, प्लानिंग एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक। मेरे को बताइए प्रोडक्शन सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या करने का? इसको अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड करने का रे भाई। ओके, उसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोल करने का, और तीसरा क्या? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अगर आपको याद होगा, राइट 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 राइट, याद आया क्या? राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस, एट राइट कॉस्ट। 5 चीजें, वर्ड याद रखना, इसका मसाला यही था, ये एक जगह सही होना चाहिए जो भी आप मटेरियल मंगाओगे। आत्मा क्लियर? इसके बाद आता है एससीएम। एससीएम का फुल फॉर्म सप्लाई चेन मैन। क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक अलग अलग है? यस, लॉजिस्टिक का काम खाली ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस ये होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर, एंड्स ऑन कस्टमर। याद आया क्या मालिक? ओके, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कितने एरियाज है, एक्टिविटीज है? 6 मतलब 7 है, लेकिन 6 तेरे को लॉजिकली याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या करता है, तेरे को मैं इन्वॉल्व करूंगा प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर मैं ऑर्डर करूंगा मेरे सप्लायर को, क्या रहेगा? प्रोक्योरमेंट। फिर मैं उसको बनाऊंगा, प्रोडक्शन, ऑपरेशन। समझ में आया? तो पहले 3 बता, तेरे को इन्वॉल्व करूंगा मैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर मैं रॉ मटेरियल मंगाऊंगा, प्रोक्योरमेंट, फिर मैं उसको बनाऊंगा, प्रोडक्शन। आत्मा इधर तक क्लियर? चौथा सिनेरियो अब मैं तेरे को भेजूंगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। याद है क्या मालिक? 5वां सिनेरियो, काम, प्रोडक्ट भेज दिया, काम खत्म, क्या? कस्टमर सपोर्ट। क्या ये चीजों में से कुछ आउटसोर्स कर सकता हो? यस। और लास्ट पॉइंट, अपने आपको इवैल्यूएट करने की औकात रखी है। तो 6 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट इवैल्यूएशन। आत्मा क्लियर? तो व्हाट आर द 7 एक्टिविटीज इन और 7 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट? व्हाट आर द 7 स्टेप्स? इजी आंसर है। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और ऑपरेशन, प्रोडक्शन और ऑपरेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
कस्टमर सपोर्ट बाहर वाले को दिया आउटसोर्स, और अपने क्या करो इवैल्यूएशन। आत्मा क्लियर है एवरीबॉडी? ये काम खत्म होने के बाद सप्लाई चेन एलडीआर है, याद रखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैंने बताया था एलडीआर है। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद बचता है आर एन डी का पॉइंट। मेरे को नहीं लगता आर एन डी समझाने की जरूरत भी होनी चाहिए यार, बहुत आसानी से ध्यान देना चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द अप्रोचेज फॉर आर एन डी? अप्रोचेज आर एन डी बताइए, 3 अप्रोचेज। अरे भाई सबसे पहले क्या करेंगे, नया लीडर इनोवेशन में बाप है सैमसंग एंड एप्पल, इनोवेटिव लीडर। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इमिटेट। लेकिन ये इमिटेशन कैसा है, स्मार्ट इनोवेटिव इमिटेशन है। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, अडॉप्ट करना चालू किया, इमिटेट करेंगे, लेकिन हम अभी भी महंगे में बेचेंगे। तो इसीलिए और एक इमिटेशन अवेलेबल है, वो इमिटेशन कौन सा होगा, मास प्रोडक्शन। थोड़ा टाइम होने दो, मास प्रोडक्शन करके हम सस्ता बनाएंगे। 3 R&D अप्रोचेस। व्हाट आर द 3 R&D अप्रोचेस? सबसे पहला क्या होता है, न्यूट इनोवेटिव। दूसरा पॉइंट है इमिटेट सक्सेसफुल एंड लो कॉस्ट प्रोवाइडर बाय मास प्रोडक्शन। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? इसके बाद बताया था R&D की गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस किस रिलेटेड है, कुछ याद है क्या आपको? ये गाइडलाइंस है, ये इन हाउस करे या आउटसोर्स करे, कुछ याद आया मालिक? इन हाउस मतलब मैं खुद अपना एम्प्लॉय रखूं R&D का, या मैं बाहर की एक टीम है जो एक्सपर्टाइज है उसको दे दूं और उससे मैं ये पता कर लूं। ओके, ये कॉन्सेप्ट अपन डिफाइन करते हैं। तो इन हाउस करना है आउटसोर्स करना है, इसके डिसीजन कैसे होते हैं? तो इसके अंदर 2 फैक्टर मैंने आपको हमेशा लेने बोले थे, एक था टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और एक है मार्केट ग्रोथ। ओके, ये दोनों के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। पहला पॉइंट अगर आपको याद है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ स्लो है, यानी तेरी लगने वाली नहीं है टेक्नोलॉजी, आज इन्वेस्ट की नई बनाई, ओके, कल के कल पुरानी होगी क्या, नहीं। और मार्केट ग्रोथ क्या है, मॉडरेट है, यानी मार्केट ग्रोथ भी बहुत भारी नहीं है। तो ज्यादा टेंशन मत ले, इन हाउस बना ले, क्योंकि मार्केट ग्रोथ बहुत भारी रहता तो मैं तो बोलता था भाई मार्केट पे ध्यान दे, इनोवेशन पे ध्यान मत दे। ओके, तो पहला पॉइंट याद रखना, यही पहला पॉइंट। अगर तू चौथे पॉइंट पे देखेगा, ओके, टेक्नोलॉजी नहीं, चौथा नहीं, तीसरे पॉइंट पे देखेगा, टेक्नोलॉजी स्लो है, मार्केट ग्रो क्विकली है, तो हम क्या बोल रहे हैं, आउटसोर्स कर, इन हाउस में टाइम पास मत कर। समझा? क्यों आउटसोर्स करने बोला तीसरे में? क्योंकि हम नहीं मार्केट पे ध्यान देना, अरे धंधे पे ध्यान देना। अरे कहते टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रो रहा है, धंधे पे फोकस कर। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद दूसरा पॉइंट बोलता है, टेक्नोलॉजी अगर बहुत तोड़ चेंज हो रही है, मार्केट भी स्लो है, मार्केट इसमें सेकंड पॉइंट में तो मैंने आपको बोला मार्केट छोड़ देना चाहिए, तो रही मत, क्योंकि टेक्नोलॉजी बार बार बढ़ रही है और मार्केट में दम है क्या, नहीं है। लेकिन लास्ट वाला, मार्केट और टेक्नोलॉजी दोनों तोड़ बन रही है, मार्केट भी बहुत बड़ा है, आउटसोर्स कर, लेकिन सिर्फ अपने लिए, एक्सक्लूसिव अपने को दे सके। ये 4 याद रख। एवरीबॉडी क्लियर? एक्सक्लूसिव मालूम है ना? थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस था? थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस मैं बता रहा हूं। थर्ड में अगर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, मैं वापस समझा रहा हूं, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस क्या है, स्लो है। यानी मेरे को बताओ, आज कुछ प्रोडक्ट आया, क्या कल के कल क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट हो जाएगा? नहीं। तो अपन ने अगर कुछ लेते भी है तो बिकने के लिए टाइम है ना, लेकिन इधर मार्केट क्या है, तोड़ है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, आउटसोर्स करो। पर आउटसोर्स में वो सिर्फ मुझे दो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी दिया, किसी और को भी बेचा। अब समझो, आपने मुझे भी दिया, आपको मैंने आउटसोर्स किया, आपने मुझे वो टेक्नोलॉजी बेची, आपने ये टेक्नोलॉजी किसी और को भी बेची, मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी होने वाली है क्या, नहीं, तो चलने वाली है, चलने देना। टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस स्लो है यार, क्यों हेडेक कर रहा है? लेकिन तू दूसरा एंगल देख, टेक्नोलॉजी एकदम बदल रही है, यानी आज तूने मुझे बेची, ओके, हो सकता है कल तू किसी और को बेचेगा, वो नई वाली टेक्नोलॉजी बेचेगा। अब इमेजिन करो, नई वाली टेक्नोलॉजी बेचेगा, वो नई वाली टेक्नोलॉजी के चक्कर में मेरी वाली टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी। तो डोंट यू थिंक मेरा धंधा इंपैक्ट होगा? तो चौथे इसमें मैं बोल रहा हूँ, तू सिर्फ और सिर्फ R&D मुझे दे और किसी और को नहीं देगा। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? चौथा पॉइंट क्लियर है? तो चारों पॉइंट में किस पे ध्यान देने का? 2 शब्द। कौन से 2 शब्द? टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड मार्केट ग्रोथ, इसके ऊपर निर्भर रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन किसके लिए था, हम इन हाउस करें या आउटसोर्स? आत्मा क्लियर है एवरीबॉडी? नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? वापस आ रहा हूं। टेक्नोलॉजी आ रहा है क्या? पक्का पक्का ना एवरीबॉडी? ठीक है, परफेक्ट। ओके, ये होने के बाद आपका सवाल आता है HR का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स। मैं आपको बता दूं, ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्सेप्ट में एकदम लॉजिकली पॉइंट याद रखना। लास्ट वाला क्वेश्चन LDR है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन LDR है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो मैंने इसमें अपडेट नहीं दिया, लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या कंसर्न्स है HR के लिए? मैंने आपको बताया था, ये आगे वाले में एक पॉइंट है, कंसर्न्स क्या क्या है HR के लिए। अगर याद है आपको, ओके, तो आप खाली इसमें अपडेट करके लिखना, कंसर्न्स क्या क्या है HR के लिए। तो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर आपको याद है, कंसर्न्स ऑफ HR व्हेन स्ट्रेटजी इज इंप्लीमेंटेड। कंसर्न्स ऑफ HR व्हेन स्ट्रेटजी इज इंप्लीमेंटेड। तो ये सवाल एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा सवाल है। तो व्हाट आर द कंसर्न व्हेन स्ट्रेटजी इज इंप्लीमेंटेड? पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर चेंज होता है, याद है ना? कौन सा स्ट्रक्चर? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ओके, इनफॉर्मल ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, मालूम है? पहला कंसर्न HR के लिए। दूसरा कंसर्न HR के लिए और एक क्या होगा, आपके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी चेंज होते हैं और आपको रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी आपके हिसाब से नहीं मिलते। और तीसरा, कौन सपोर्ट नहीं करता? टॉप मैनेजमेंट। ये 3 कंसर्न्स HR के लिए। एक एडिशनल क्वेश्चन है जो पहला वाला क्वेश्चन है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, पहले वाले क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में आपको अपडेट रहेगा, तो ये क्वेश्चन मिस हो गया, ऐसा एक पॉइंट हो जाता। ओके, तो देयर आर 3 कंसर्न फॉर HR। 3 कंसर्न्स क्या क्या है? सबसे पहला, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, सेकंड, रोल रिस्पांसिबिलिटी अपने हिसाब से नहीं मिल रही है, और तीसरा, कौन सपोर्ट नहीं दे रहा है? टॉप मैनेजमेंट।
इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है जो एलडीआर है आपका। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स का क्या बढ़ रहा है? कॉम्पिटेंस। एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? 4 चीजों में। सबसे पहले रिक्रूट करते वक्त तेरे को अच्छा वाला बंदा रिक्रूट करूंगा, दूसरे झंडू वाले को रिक्रूट नहीं करूंगा। सेकंड मैं तेरे को क्या दूंगा? ट्रेनिंग। तीसरा सिनेरियो मैं तेरे को क्या दूंगा? परफॉर्मेंस को अप्रेज करूंगा। और चौथा सिनेरियो क्या दूंगा? कंपनसेशन। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद दूसरा आता है तेरे लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, याद रखना ऊपर वाला सवाल था कंपिटेंस। क्या था सवाल था? कंपिटेंस एम्प्लॉय का कैसे बढ़ाएगा? कंपिटेंस एम्प्लॉय का कैसे बढ़ाएगा? तो जब सिलेक्ट करूंगा तो कंपिटेंट होना चाहिए। नहीं हुआ ट्रेनिंग दूंगा। अगर वो भी नहीं हुआ, तेरा अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल करते वक्त तेरे को डिग्रेड करूंगा या तो अपग्रेड करूंगा। और चौथा सिनेरियो तेरे को उसके हिसाब से क्या दूंगा? कंपनसेशन। दूसरा आता है एचआर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सर एचआर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कितनी हुई है? 3। प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन एंड पोस्ट सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन पहले तू क्या करता है, सिलेक्शन में क्या करता है, पोस्ट सिलेक्शन में क्या करता है, ये डिस्कशन किया हुआ है। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद तेरे लिए एचआर कौन से एरियाज में रोल प्ले करता है। अगर आपको याद है मैंने एक तरीका बताया था। सबसे पहला एरिया क्या होगा? अपने को क्या देगा? डायरेक्शन। क्या बनाएगा? कोर कॉम्पिटेंसी। क्या लाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांस। ये लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज। चेंज अलग अलग लोग रहेंगे, डाइवर्सिटी। तेरे लिए काम करना पड़ेगा, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। याद है क्या? एंड आखिरी कॉन्सेप्ट आता है वर्क एंड इथिक्स। याद आया क्या आंसर? सबसे पहले वो तेरे को क्या देगा? एरियाज जहां पर एचआर रोल प्ले करता है। कौन से एरियाज है? 7। सबसे पहला क्या देता है? डायरेक्शन। सेकंड सिनेरियो क्या करता है? कोर कॉम्पिटेंसी। तीसरा कॉम्पिटिटिव एंड चेंज, डाइवर्सिटी, ह्यूमन रिसोर्स, वर्क एंड एथिकल। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, वापस याद देता हूं। सबसे पहले क्या देगा वो? डायरेक्शन। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, याद है? ओके, मुझे क्या बनाएगा? कोर कॉम्पिटेंसी। चैप्टर 2 में जाके देखना, चैप्टर 2 में कोर कॉम्पिटेंसी का अगर आप पढ़ोगे, हाउ टू डेवलप योर कॉम्पिटेंसी इनटू कोर कॉम्पिटेंसी, 4 पॉइंट थे। वैल्यूएबल था, रेयर था, डिफिकल्ट टू इमिटेट होना चाहिए, नॉन सब्स्टिट्यूट। उसमें वैल्यूएबल का मसाला पढ़ना। वैल्यूएबल के मसाले में क्लियर लिखा है एचआर इज रिस्पांसिबल टू एंश्योर दैट कोर कॉम्पिटेंसी वैल्यूएबल रहे। तो एचआर का दूसरा पॉइंट आता है कोर कॉम्पिटेंसी। अब कोर कॉम्पिटेंसी बताएगा तो वो क्या लेके आएगा? कॉम्पिटिटिव। तीसरा सिनेरियो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चौथा सिनेरियो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, ऐसे बैठे बैठे नहीं आएगा, तेरे को क्या करना पड़ेगा? चेंज। और इसके लिए वो क्या मैनेज करता? वर्कफोर्स डाइवर। भाई फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप सब मैनेज करने का काम उसका रहेगा। एंड एंश्योर करेगा, वो खाली अपने लिए काम करेगा या तुम्हारे लिए काम करेगा? तुम्हारे लिए। एम्पावरमेंट ऑफ एचआर। एंड लास्ट पॉइंट वो क्या एंश्योर करेगा? एथिक्स एंड कल्चर। भारत माता की जय। जेबा क्या? यही लास्ट वाला पॉइंट अभी 7वें चैप्टर में पढ़ना है आपको, एथिक्स एंड कल्चर का पॉइंट। आत्मा क्लियर? यही कहानी खत्म होती है चैप्टर 6 की। आत्मा क्लियर? तो चैप्टर 6 भाई याद आया कि नहीं? पक्का? मेरे को ये बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बढ़ रहे अपने अगले सेकंड लास्ट पढ़ाओ पे। कौन सा? चैप्टर 7। चैप्टर 7 में 3 चीजें, ये तो याद आना चाहिए, तो मां कसम मारेगा मैं। 3 चीजें रहेगी। 3 चीजें क्या रहेगी? लीडरशिप। पहला रहेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दूसरा क्या रहेगा? लीडरशिप। लीडरशिप के साथ में और क्या रहेगा? कल्चर। और तीसरा सिनेरियो तेरे लिए रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सर सबसे पहला बंदे को भूलो मत, चैंडलर। तो चैंडलर भाई साहब ने हमें क्या बताया? 5 चीजें। सबसे पहले वो क्या बोले? न्यू स्ट्रेटजी बनेगी, उसके लिए क्या होगा? ओके, तीसरा सिनेरियो क्या होगा? परफॉर्मेंस लग जाएगी। फिर क्या करेगा? स्ट्रक्चर चेंज करेगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। याद रखना, एक है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर, एक है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। दोनों अलग अलग है। अगर मैंने बोला रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर, ये चैप्टर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड चैप्टर है। परफेक्ट। आत्मा क्लियर? तो इसमें पहला चालू करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैंडलर स्ट्रक्चर। चैंडलर स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर क्लियर है? पहला पॉइंट, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल। सिंपल स्ट्रक्चर में ओनर और मैनेजर दोनों एक ही होते हैं। उनमें कोई मैनेजर है क्या? तो उसके बाद जो स्टाफ है वो क्या काम करता? एग्जीक्यूटर। ओके, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है? यस। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन एक ही बिजनेस, एक ही मार्केट में काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा होता है इनोवेशन करने में, फ्लेक्सिबल करने में, डिसीजन लेने में। कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का दिक्कत ही आती है, जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ेंगे, जैसे ही मार्केट बढ़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ठुक जाएगी। आत्मा क्लियर? सिंपल स्ट्रक्चर एक बार अपडेट कर लेते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म in an owner manager makes all decision directly and monitor all activities while company staff merely act as a executor. A simple organization structure may result in competitive advantage for some small company relative to their larger counterparts. सर कैसे? क्योंकि हम लोग open to innovation, structural flexibility ready है, ability to respond ready है। आत्मा क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी हमारे लिए स्ट्रक्चर प्रॉब्लम करेगा। इसके बाद इसलिए अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। मेरा क्वेश्चन है फंक्शनल स्ट्रक्चर का लॉजिक क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर का लॉजिक क्या होता है? जिसमें हम क्या डिफाइन करते हैं? फंक्शनल स्टेटस।
इसीलिए फंक्शनल स्टेटस डिफाइन कर दिया। यानी एग्जांपल फंक्शनल स्टेटस का क्या है, भले ये डायग्राम कुछ भी होने दो, फंक्शनल स्टेटस का एग्जांपल क्या है, अकाउंट्स, एचआर, प्रोडक्शन। ओके, ये लॉजिक है। इनके हेड रहेंगे, ओनर जो रहेगा वो सीईओ रहेगा, ओनर जो रहेगा वो सीईओ रहेगा, और इनके नीचे जो रहेंगे वो हेड रहेंगे, और ओनर उनको बताएगा और वो हेड उनके लिए काम करेंगे, डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे। आत्मा क्लियर? सिंपल के कंपैरिजन में ये मच बेटर हो गया, कंट्रोल अच्छा हो गया, रोल रिस्पांसिबिलिटी असाइन डिफाइन बराबर हो गई। यहाँ पर लॉजिकली ओनर मैनेजर अलग हो गए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी अच्छे से हो गई। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, फंक्शनल वाला मैनेजर है ना, कॉस्टली वाला पॉइंट नहीं है, कॉस्टली उसके सामने कम करना ही नहीं है। मैंने बोला था लो कॉस्ट होगा कंपेयर टू अगले वाले डिविजनल वाले के साथ में, याद है ना मालिक? ओके, इसको सिंपल के साथ कंपैरिजन में एक ही चीज बताई गई है। यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, यहाँ पर है ना फंक्शनल स्टेटस वाला है ना, ओके, मार्केटिंग वाला क्या करेगा, अपनी लाल करेगा, कंपनी की लाल नहीं करेगा। एचआर क्या करेगा, अपनी लाल करेगा, कंपनी लाल। डोंट यू थिंक कंपनी का विजन मिशन खत्म हो जाता है? ये स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये थियरी में था, पॉइंटर में नहीं था। याद आया मालिक? नहीं याद आया तो आपको अपडेट में करते वक्त मानना पड़ जाएगा। दैट इज नथिंग बट फंक्शनल स्ट्रक्चर। अपडेट मान लीजिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट। मैं आपको बता रहा हूं, लो कॉस्ट, गलती से भी हाई कॉस्ट मत करना सालो, मार डालोगे तुम मेरे को। हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट किस कंटेक्स्ट में बोला हुआ है? डिविजनल केस में। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद द फंक्शनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सपोर्टेड बाय कॉर्पोरेट स्टाफ विद फंक्शनल लाइन मैनेजर, डोमिनेंट फंक्शन एज प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, आर&डी, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स। भारत माता की जय। एडवांटेजेस कितने हैं मालिक? एडवांटेजेस एकदम 5 है। सबसे पहला सेंट्रल स्ट्रेटजी कंट्रोल। बाय सेंट्रल स्ट्रेटजी कंट्रोल, क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? सीईओ। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोल रिस्पांसिबिलिटी असाइन की है ना मालिक? यस, ओके, रैपिड डिसीजन मेकिंग हो जा रहा है, क्योंकि मैनेजर अलग, ओनर अलग। ओके, फंक्शनल स्टेटस रिकॉग्नाइज है, इज्जत दे दी है उसको, और एफिशिएंसी होने की संभावना है, क्योंकि अभी डिसीजन मेकिंग तेरे पास रह रहा है, तो एनकरेज एफिशिएंसी। लेकिन इसकी दिक्कत मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर क्या होता है ना, ओके, कम्युनिकेशन का दिक्कत आता है, दो डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन का दिक्कत आता है, और ये डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ऊपर ही रह जाते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद तेरा तीसरा स्ट्रक्चर आ गया डिविजनल। मेरे को बताओ, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा कौन से स्ट्रक्चर में जाना चाहिए? डिविजनल। कितने तरह के डिवीजन हो सकते हैं? 4। कौन से? ओके, ज्योग्राफिक एरिया, प्रोडक्ट और सर्विस, कस्टमर एंड प्रोसेस। 4 डिवीजन याद है क्या मालिक? मेरे को बताओ, व्हाट आर द 4 बेसिस ऑफ डिवीजन? 4। पहला पॉइंट ज्योग्राफिक एरिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मुंबई, पुणे, याद आया? सेकंड पॉइंट प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट ऐसा, मेरा प्रोडक्ट वैसा, सोप डिवीजन, फूड डिवीजन। उसके अलावा कस्टमर, ओके, कॉलेज का स्टूडेंट, स्कूल का स्टूडेंट। और इसके अलावा क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस में मैंने समझा था, प्रोसेस इज सिमिलर टू फंक्शनल बट डिफरेंट इज, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कंटेक्स्ट किस तरह से होता है? मैंने आपको बताया था, दो प्रोडक्ट प्रोसेस को अलग कर दिया। एग्जांपल अगर याद होगा, मोटर कार बनाना प्रोडक्शन एक ही है ना, लेकिन प्रोडक्शन, कार्बोरेटर प्रोडक्शन बनाने का एक अलग डिपार्टमेंट कर दिया, फंक्शन कर दिया, और कार बनाने का एक फंक्शन अलग कर दिया, और दोनों के सेपरेट मैनेजर कर दिया, और ये एक मेन मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ओके, फंक्शनल जैसा ही होता है, वापस मैं बता रहा हूँ किसके जैसा होता है? फंक्शनल जैसा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग वे से वर्क करता है। दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क। डिविजनल की कहानी में ये पॉइंट आ जाता है। डिविजनल के प्रोसेस में एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, डिविजनल का सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी इज वेरी क्लियर। तेरा काम है फूड डिवीजन देख, तेरा काम है सोप डिवीजन देख। पहले क्या था, ओनर को अकेले को फूड और सोप देना पड़ता था। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी क्लियर कर दी है। ओके, यहाँ पर रिजल्ट देखना आसान है, एम्प्लॉय के लिए भी, मैनेजर के लिए। सर कारण क्या है? डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। डिवीजन जैसे ही हुआ तो तेरे डिवीजन का परफॉर्मेंस अलग, उसके डिवीजन का परफॉर्मेंस अलग, तो हमारे लिए रिजल्ट आसानी से दिख जाता है। एम्प्लॉय मोरल ज्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि तेरा डिवीजन और दूसरे डिवीजन के साथ इंटरफेयर नहीं करता। सर फंक्शनल में क्या दिक्कत था? मालूम है ना, ये डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट में टांग अड़ाता था, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बोलता था मैं लाल, वो बोलता था मैं लाल। ओके, और दोनों ग्रीन। समझ में आया? ओके, लॉजिक ये है, तो ध्यान रखना, ये पॉइंट रहेगा। अरे मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट कोई लेना देना नहीं, अल्टीमेटली हो जाता, तो ये पॉइंट इधर नहीं आएगा मालिक। भारत माता की जय मालिक। ये होने के बाद एम्प्लॉय मोरल तोड़ हाई रहेगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि अल्टीमेटली रहेगा। ओके, और कैरियर डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बताया था, इसमें प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है डिवीजन में मालिक? ओके, अप्रिशिएट करिए मालिक। दो डिवीजन ए, डिवीजन बी, अगर याद होगा इधर भी 4 डिपार्टमेंट, इधर भी 4 डिपार्टमेंट, इधर भी 4 हेड, इधर भी 4 हेड। कॉस्टली होता है मालिक, डुप्लीकेशन होता है मालिक, डुप्लीकेशन। अरे और डुप्लीकेशन होता है। अगर आपको याद होगा, इधर जो मैनेजर चाहिए ना, डिवीजन का मैनेजर, वो औकात वाला मैनेजर चाहिए। याद है क्या मालिक? औकात वाला मैनेजर का कॉन्सेप्ट मैंने कैसे बताया था? वो मैनेजर ऐसा, अरे एक ऐसा नहीं है जिसको अकाउंट आता है, इसको पूरा डिवीजन आना, जिसको प्रोडक्शन का नॉलेज हो, अकाउंट्स का नॉलेज हो। आप इमेजिन करो कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसा मैनेजर मिलना ही चैलेंजिंग पॉइंट है यार। यही पॉइंट डिसएडवांटेज में दिया है। सबसे पहला पॉइंट, डिविजनल स्ट्रक्चर इज कॉस्टली। कॉस्टली होने का कारण क्या था मेरा? कॉस्टली होने का कारण क्या था? अरे यार, चार्ज डुप्लीकेशन हो रहा है यार। वही अगला पॉइंट आ रहा है तेरा। यहाँ पर क्या है? फंक्शनल स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड है हर जगह के लिए। डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ है। मैनेजर मस्ट बी, ये समझा क्या स्टेटमेंट? यहाँ पर ये झंडू मैनेजर नहीं चलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एलेबरेट कंट्रोल सिस्टम जो चाहिए, वो कैसा चाहिए? एलोबरेट। भारत माता की। ओके, ये होने के बाद तेरा अगला स्ट्रक्चर आता है मल्टी डिविजनल। मेरे ख्याल से मल्टी डिविजनल क्लियर होगा, लिखना ही नहीं है। ओके, क्योंकि मल्टी डिविजनल कभी भी आया तो आपको
एसबीयू लिखना है, ये पॉइंट है, क्लियर है। फिर मल्टी डिविजनल कब लिखना है? अगर सवाल मल्टी डिविजनल आए या एमसीक्यू में एसबीयू ऑप्शन ना दिखे तो मल्टी डिविजनल लिखोगे। और मैंने आपको समझा दिया मल्टी डिविजनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मल्टी डिविजनल के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको यही बताया था डिवीजन और मल्टी डिविजन में कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्क्रीन पे देख ले एक बार के लिए। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने बोला ये नॉर्थ रीजन है और ये साउथ रीजन है और इसके नीचे मैंने बोला अकाउंट्स एचआर प्रोडक्शन, ऐसा मैंने कुछ लिखा, तो ये हो गया तेरा डिविजनल। कौन सा हो गया बेटा? डिविजनल। लेकिन फिर मल्टी डिविजनल में क्या होगा? ये मल्टी डिविजनल ना, ये नहीं होगा नीचे, इसके नीचे क्या होगा? नॉर्थ, ओके, सोप डिवीजन, फूड डिवीजन। समझ में आया? यानी डिवीजन के नीचे डिवीजन, डिवीजन के नीचे इज कॉल्ड मल्टी डिविजनल। भारत माता की जय। जय वगैरह मालिक। ये पॉइंट ध्यान रखना, मल्टी डिविजनल। इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर ध्यान रखनी है, सेपरेट डिवीजन है एंड ये सब एसबीयू जैसे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। सर पहला कैरेक्टर क्या है? सेपरेट डिवीजन होते हैं, सबको डिस्टिंक्ट बिजनेस होता है। हर डिवीजन के अंदर फंक्शनल हायरार्की होती है। डिवीजनल मैनेजर को एक रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है। ये डिवीजनल मैनेजर मतलब कौन है? बिजनेस लेवल मैनेजर, याद है ना मालिक? बिजनेस लेवल मैनेजर। एंड लास्ट है स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस है जो ध्यान रखता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है। नेवरदलेस ये केस मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, May 23 के लिए इस पॉइंट को रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो और एक है वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मेरे को बताओ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का, ओके एक बार रीड मान लीजिए, इसको खत्म कर लीजिए, मैं इसमें टाइम पास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एसबीयू कहां पर कवर हो जाता है? चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जब मैंने किया था मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एडवांटेजेस उसी केसेस में है। लेकिन आप एक पॉइंट का रिस्क ले सकते हो कि नवंबर 23 में, नवंबर 22 में जा चुका है। मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल पूछा जाता है, सर क्या नवंबर 22 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं क्या वो May 23 में आने वाले नहीं है क्या? ऐसा कभी बोला क्या मैंने? मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे बताऊंगे जो नवंबर 23 में आए और छोड़ दो। मैंने ऐसा हर जगह नहीं बोला। ओके आप अपने लॉजिक मत लगाना, नहीं तो लास्ट में लिखे बैठेगा नवंबर 23 का पेपर, नवंबर 22 का पेपर, ये क्वेश्चन कट 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 कट। ओके मालूम पड़ा, अगले आइटम के लिए रेडी। तो ध्यान रखना है अपने को, अगर अगला आइटम नहीं लगाना है ना तो लॉजिकली कट कट नहीं करने का। ओके जितना मैंने कट करने बोला उतना नहीं कट करना। ओके क्योंकि मेरे को मालूम है लोगों के आइटम कैसे लगे, समझा? तो आइदर यू लर्न फ्रॉम दूसरे एक्सपीरियंस और यू बिकम द एक्सपीरियंस फॉर अदर्स इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो यू टेल मी व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड। यू वांट टू लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस। अपने को एक्सपीरियंस बना के अगले बैच में मैं ऐसा बताऊं इसका पेपर देखो ये इसने झंडू किया, ऐसा चाहिए? नहीं, ये नहीं चाहिए ना, तो अपने को सीखने का, दैट्स इट। याद रखना, छोड़ना अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, पढ़ना पूरा भाई सिलेबस को छोड़ा, यू आर वल्नरेबल, मेक इट श्योर। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके लेकिन एसबीयू के बाद आता है तेरा बाप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और मेरे को नहीं लगता कि भाई अपने पंडर लोग को मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की कहानी में मैं एक बार उफू बता देता हूँ। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में इधर फंक्शन होते हैं और इधर कौन सा था? डिवीजन। लेकिन डिवीजन को नाम नहीं दिया है, प्रोजेक्ट मैनेजर। याद है? अब मेरे को बताओ प्रोजेक्ट मैनेजर P1 P2 P3 और इधर होगा F1 F2 F3। याद है? और ये तो फंक्शन इसमें 3 में डिवाइड हुआ। अब मेरे को बता P1 P2 P3 कैसे काम करेंगे? P1 और F1 साथ में आएगा। ओके ये क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। याद आया? ओके और ये लोग टेम्पररी टीम है या परमानेंट टीम है? टेम्पररी। जैसे ही ये दोनों अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, ओके ये बंदा आगे जाएगा, ये बंदा नीचे जाएगा। आगे बंदा जाने वाला है वो P1 है, वो किसके साथ काम करेगा? F2। और ये वाला F1 किसके साथ काम करेगा? P2। याद है F1 के साथ P2 F1 के साथ काम करेगा। आत्मा समझा? ये पॉइंट इस तरह से, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये खत्म हो गया ना, इसलिए आगे का ना ये जो पिंक हुआ इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और जब ये तीनों पिंक हो जाएंगे, मैच्योर मैट्रिक्स। आत्मा क्लियर? क्या इस मैट्रिक्स में हमको प्रोजेक्ट को कैंसिल करना आसान या मुश्किल? क्यों आसान है? क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स मैच्योर नहीं हुआ, और एग्जांपल है इस मैट्रिक्स मैच्योर नहीं हुआ, मैं इसको कैंसिल करके मैं अगले इसमें जा सकता हूं। यानी P3 किसमें के साथ काम करेगा? F1। और जो P2 है टाटा बाय बाय, P4 के लिए आ जा। दिस इज हाउ इट विल वर्क। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गई, ओके या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, मैंने आपको एग्जांपल वैसे दिए, या फार्मा इंडस्ट्री हो गई, फार्मा का मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था। याद है मालिक? ओके ये पॉइंट ध्यान रखना और इसके हिसाब से आप आंसर देखोगे तो फटाफट हो जाएगा मालिक। ओके तो सबसे पहले पॉइंट देख ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? फंक्शनल एंड डिविजनल। मैंने आपको क्लास में क्लियर बताया था। ओके आपका कहना होगा सर ऊपर भी तो ये कॉम्बिनेशन है, तो तेरी जिंदगी कॉम्बिनेशन में। ओके क्योंकि तू डिविजनल में भी क्या बोलेगा? सर डिवीजन ए डिवीजन बी बनाया ना, डिवीजन ए डिवीजन बी बनाया तूने, और डिवीजन ए के नीचे ओके मार्केटिंग हेड HR हेड ये भी तो है ना। तू बोलेगा सर ये भी तो कॉम्बिनेशन है। अबे बेवड़े, ये जो मार्केटिंग हेड है या HR हेड है ये किसका सुनेगा? डिवीजन ए का। जब मैं कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ ओके ये दोनों की औकात सेम है। तो जब मैट्रिक्स में जाते हैं तो दोनों की औकात क्या दी थी हमने? सेम। यानी जो एक बॉक्स में कोई रिसाइड कर रहा होगा वो किसको सुनेगा?
दो मैनेजर को, उसके दो मैनेजर सीनियर है, दोनों मैनेजर की औकात सेम है ना रे। ऐसा P1 ऐसा नहीं बोलेगा मैं बाप हूं F1 से, या F1 ऐसा नहीं बोलेगा मैं बाप हूं P1 से, दोनों बाप है। समझा मालिक? ये याद रखना। ओके, तो इसीलिए ध्यान रखना कॉम्बिनेशन इन दिस स्ट्रक्चर फंक्शनल मैनेजर वर्क्स विद प्रोजेक्ट मैनेजर इन ए टेम्पररी टीम। एमसीक्यू ध्यान रखना रे, अगर यहां आने के बाद गलती करोगे तो बहुत बुरा लगेगा रे, बहुत बुरा मत लगाना रे, अरे दिल मत दुखाना रे, याद रखना रे। तो टेम्पररी टीम ध्यान रखना टू डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पीपल फ्रॉम फंक्शनल यूनिट्स आर ऑफन असाइंड टेम्परली टू वन और मोर प्रोजेक्ट। देख आगे पढ़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। वंस द न्यू प्रोडक्ट इज डेवलप फंक्शनल मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर मूव टू द न्यू टीम वेयर दे डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट। Employees in the matrix have two superior, one is functional manager and one is project manager। भारत माता की जय। जेपा कह रहे हैं एडवांटेजेस एकदम सिंपल है। एडवांटेजेस 5 थे, मैंने तेरे को बताया था 5 पॉइंट एकदम 5 याद रख। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर है, कंट्रोल एकदम तोड़ है। ओके, एम्प्लॉय को रिजल्ट एकदम क्लियर कट मिल रहा है, आत्मा क्लियर है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर शटिंग करना मेरे को आसान है कि मुश्किल है? आसान। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके, यहाँ पर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है उनके लिए सुटेबल है। तो 5 पॉइंट याद रख लेना। सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, कंट्रोल तोड़, रिजल्ट्स क्लियर, बंद करना आसान, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। लेकिन इसमें ठुक जाती है सर, ठुक जाती क्या है? सबसे पहला पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा सिनेरियो कॉस्टली, तीसरा पॉइंट ओके मेरे को बताओ रिपोर्टिंग एक को करना है या दो को करना है? आप इमेजिन कर ओके, मेरे को खाली एक इमेजिन कर, मेरे को विनोद सर को रिपोर्ट करना, उसमें भी ताना था। अब विनोद सर और प्रशांत सर दोनों को रिपोर्ट करना कितना कॉम्प्लिकेशन है मेरी लाइफ में, दोनों को अभी रिपोर्ट करना पड़ेगा। आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, तब जाके होगा। कॉम्प्लिकेशन रे, क्या करेगा आदमी? करना पड़ता। पापी पेट का सवाल है बेटा। ओके, जस्टिस फॉर जस्टिस 2 जन लेके जाएंगे। ओके, यानी अभी मलाई कितने जन खाएंगे? 2। पहले मलाई 1 जन के हाथ में थी। ओके, ये पॉइंट है। और कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, इसलिए डेविस एंड लॉरेंस इसमें आया, ग्लूक एंड लॉरेंस नहीं आया। कौन आया? डेविस एंड लॉरेंस, ग्लूक एंड लॉरेंस, ग्लूक एंड लॉरेंस, डेविस एंड लॉरेंस। एग्जाम में ना लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस, तेरे लॉरेंस, तेरे ग्लूक एंड लॉरेंस। तो ग्लूक एंड लॉरेंस ध्यान रखना रे भाई। तो ग्लूक एंड लॉरेंस कितने स्टेप्स बताता है? मारे ग्लूक एंड लॉरेंस 3 बताता है, 4 चैप्टर 4। ओके, डेविस एंड लॉरेंस कितने बताता है? 3 क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। ओके, डेविस एंड लॉरेंस कितने बताता है? 3 क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। सेकंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड तीसरा मैच्योर मैट्रिक्स। मेरे को बता अरे भाई क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स ये टेम्पररी या परमानेंट? टेम्पररी। प्रोडक्ट मैनेजमेंट सेमी परमानेंट, सेमी टेम्पररी मत लिखना पागल, सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट की जरूरत बढ़ रहा है। एंड लास्ट में मैच्योर मैट्रिक्स, पूरा परमानेंट हो गया। अब ये प्रोडक्ट सही बन गया। आत्मा क्लियर? ओके, याद रखना भाई, अपने इसके गलती होने की संभावना होनी नहीं चाहिए। इसके बाद आया अपना एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे आईटी के थ्रू बढ़ रहा है, नेटवर्क। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा गड़बड़ है साला, सप्लायर कमीना निकल सकता है और वो खुद चालू कर सकता है, लेकिन इसका फायदा एकदम जबरदस्त तोड़ है। मेरे को ज्यादा दिमाग फोड़ी करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए फ्लेक्सिबल है। किसी को ऐड करना, किसी को निकालना, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस को अडेप्ट कर सकता हूँ? यस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके, मेरे पास कंपिटेंसी, अपनी कंपनी कोर कंपनीज पे ध्यान दूंगा। तुम्हारे इसमें क्या के लिए झक मारूंगा? मेरे को प्रोडक्शन आता ही नहीं है, छोड़ देना। मेरे को टेक्नोलॉजी आती है, मैं करने दे। 4 पॉइंट आती है, 4 पॉइंट का ध्यान रख मालिक। 4 पॉइंट का क्या ध्यान रखा? सबसे पहला पॉइंट कॉस्ट सेविंग, फ्लेक्सिबिलिटी, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड कंपनी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर कॉम्पिटेंसी। 4 पॉइंट है सर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में। मैं याद दिला दूं, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन किस पे फोकस करती है? बाय पे या मेक पे? बाय पे या मेक पे? बाय। ओके, दे प्रीफर बाय ओवर मेक, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। आत्मा क्लियर? लेकिन डिसएडवांटेज नहीं है, ऐसा नहीं है यार, सप्लायर कमी ना निकल सकता है, इसीलिए पोटेंशियल पार्टनर कैन बी सीरियस ट्रबल। याद है क्या मालिक? ओके, यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर उनके साथ फंक्शन करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में दिक्कत आ सकती है, और इसकी वजह से मैं खाली एक ही कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं नॉन कॉम्पिटिटिव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बन जाऊंगा। कल सब सप्लायर ने अपना अपना टेक्नोलॉजी चालू कर दिया, डोंट यू थिंक मेरी लग जाएगी? ओके, तो मेरी कॉम्पिटेंसी क्या है? टेक्नोलॉजी थी, वही गायब हो जाएगी भाई, तो मैं नॉन कॉम्पिटिटिव बन सकता हूँ। आत्मा क्लियर है? और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके, अगर मेरे पास इफेक्टिव, भले ही मैं सप्लायर के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, बहुत सप्लायर को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, लेकिन कितना भी रहा, अगर मैं टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडेप्ट नहीं करूंगा ना, सप्लायर बहुत अच्छे से मैनेज है लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अडेप्टेड नहीं है, आई एम आउट ऑफ द मार्केट। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके, एम्प्लॉय के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था, अगर आपको याद है, ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वाले एम्प्लॉय क्या किसी और से बात डायरेक्टली बात करते हैं या अकेले रूम में बैठ के कान पे हाथ हेडफोन लगा के बात करते रहते हैं?
मोनोटोनस हो जाता है, पक जाता है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान रहता है, क्या से क्या रहेगा? 4.4 डिसएडवांटेज, वो भले 5 लिखिए, 4 पॉइंट में डालोगे आप। 4 पॉइंट क्या क्या रहेगा? सबसे पहला, पोटेंशियल पार्टनर सोर्स ऑफ ट्रबल बनेगा। सेकंड सिनेरियो याद रखना, आप रॉन्ग फंक्शन चूज कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव छोड़ सकते हो, कॉम्पिटिटिवनेस छोड़ सकते हो, यानी आप खाली टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हो, प्रोडक्शन तो देख ही नहीं रहे हो। तो कल अगर वो बंदा जो प्रोडक्शन कर रहा है वो टेक्नोलॉजी के साथ चला गया तो तुम तो नॉन कॉम्पिटिटिव बन गए ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो दूसरी कुछ चीजें है ही नहीं। तीसरा सिनेरियो, आप कितना भी इफेक्टिव मैनेजमेंट करो यार, ओके, डिटैच ऑर्गेनाइजेशन मतलब सप्लायर के साथ, ओके, इसके सीरियस इंप्लीकेशन आ सकते हैं। क्यों सर? इस केस में याद रखना, इस केस में मसाला याद रखना। चौथे इसमें ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये कट कर दो, सेकंड वाला कट कर देना, ओके। चौथे इसमें मसाला याद रखना, मतलब तीसरे इसमें मसाला याद रखना। अभी तीसरे इसमें लगेगा टेक्नोलॉजिकल अपडेट नहीं किया ना आपने, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं किया ना, आप बाहर हो, तो टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं किया, भले ही सप्लायर बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, सप्लायर बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर रहा है, क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहा है, तो भी तू मार्केट से बाहर है। आत्मा क्लियर है? और इसके बाद तेरा आखिरी कॉन्सेप्ट है, ओके, एम्प्लॉय के लिए कॉन्फिडेंस नहीं रहता। क्यों नहीं रहता कॉन्फिडेंस मालिक एम्प्लॉय के लिए? लॉजिक सिंपल है यार, मोनोटोनस क्यों होता है? प्रमोशन नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने इधर, प्रॉब्लम इधर है कि उनका इंटरेक्शन किसी के साथ होता ही नहीं है, ओके, दैट्स इट, दिस इज व्हाट। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? नेटवर्क। इसके बाद वाला तो स्ट्रक्चर नहीं, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर था अभी वाला। अगला स्ट्रक्चर कौन सा है? अगला मेरे को लगता, मैंने एलडीआर बताया, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसमें दिक्कत आनी चाहिए। इसमें किसको सिक्योर दिया? ओके, मिडल को याद रखना। क्या दो इसमें आईटी यूज किया जाता है? यस। क्या सातवें में मतलब ऊपर वाला नेटवर्क में आईटी यूज किया जाता है? दोनों में फर्क क्या है? एक है आईटी फॉर ऑपरेशन और एक है आईटी फॉर कम्युनिकेशन। अगर मैं बोलूं आईटी फॉर कम्युनिकेशन तो कौन सा स्ट्रक्चर? आवर ग्लास। आईटी फॉर ऑपरेशन नेटवर्क। ओके सर, इसमें आपको ऑलरेडी पता है डायग्राम में क्या है, और इसके मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देता। एडवांटेज एकदम सिंपल है, कॉस्ट बच गया ना रे, मिडिल लेवल जो जिसको पैसे देने थे वो निकल गए। और दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिव हो गया। रिस्पॉन्सिव मतलब एडेप्शन बहुत इजी। अरे यार ऊपर टॉप बोला, अभी क्या, अभी कल के कल काम होगा। पहले क्या होता था? मिडिल को बोलता था, मिडिल बाद में बोलता था, याद आया मालिक? और डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर? ये डिसएडवांटेज है, मैं मोड पागल हो गया रे, मेरे को प्रमोशन ही नहीं है। ओके, पहले ट्रायंगल था, मैं घुस तो सकता था, अभी तो ऐसा कहां से घुसेगा? घुसने के लिए जगह है क्या? नहीं। अब और इसकी वजह से मेरे को काम कैसा हो गया? मोनोटोनस। मोनोटोनस काम से पक गया मालिक। आत्मा क्लियर? ओके, अगर ये झेप गया मालिक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर झेप गया मालिक। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर है मालिक? पक्का? आगे बढ़े। अब जा रहे अपन किसके ऊपर? लीडर। ओके, याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना। अगला सवाल मैं पढ़ा रहा हूं वो है रोल ऑफ लीडर, और ये सवाल चैप्टर 1 से कंफ्यूज ओ, चैप्टर 1 में रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, ये रोल ऑफ लीडर, दोनों अलग अलग है। इसमें जो अपन पढ़ रहे हैं ये उस रोल में से एक पॉइंट है। ओके सर, कितने रोल होंगे? रोल ऑफ लीडर बताइए, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर बताइए। 5। स्टेइंग एट टॉप। ओके, स्टेइंग एट टॉप बैठने, खाली बैठने का नहीं होता है, वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द इश्यूज एंड दैट नीड टू बी सॉल्व्ड। आत्मा क्लियर? सेकंड पॉइंट, या साथ में मिलकर काम करेंगे, स्पिरिट द क्रॉप्स। तीसरा सिनेरियो, मैं अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने चेंज करवाऊंगा। आत्मा क्लियर है? मैं जो लीडरशिप, कुछ भी कर तू बेच, ऐसा नहीं बोल रहा, इथिकल लीडरशिप। एंड पांचवा सिनेरियो, करेक्टिव एक्शन लूंगा। तो व्हाट आर द 5 रोल्स ऑफ लीडर मालिक? तो सबसे पहले स्टेइंग एट टॉप, स्पिरिट द क्रॉप्स। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अपॉर्चुनिटी हाथ में, मसाला याद रखना इसमें तीसरे पॉइंट में चेंज है, लेकिन मसाले में क्या लिखेगा? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। चौथा सिनेरियो, मेरी लीडरशिप कैसी होगी? इथिकल। और पांचवा सिनेरियो, करेक्टिव एक्शन लेने से पीछे मैं हटूंगा नहीं। ओके, ये हुई तुम्हारी रोल्स। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर क्या है? ये भी 5 आंसर है, इसको मैंने थोड़ा सा 3 पॉइंट में डिवाइड किया था। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पॉलिसी बनाना। और तीसरी है ना, इसमें तीसरा मत करो, चौथा वाला पॉइंट तीसरा कर दो। कौन सा हो गया? ह्यूमन कैपिटल। तो पहले 3 पॉइंट क्या है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाना, पॉलिसीज बनाना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। फिर आता है सी सी सी। पहला सी क्या है? कम्युनिकेशन तोड़, चेंज तोड़ और कल्चर तोड़। याद है? कम्युनिकेशन, चेंज, कल्चर। जिसमें मैंने हमेशा आपको सवाल, हमेशा ये लिंक करते हुए मैंने ये बताया, व्हाट आर द स्टेप्स टू चेंज द प्रॉब्लम कल्चर मालिक? देयर आर ऑलवेज 3। याद है ना? हमेशा जब भी ये मैंने पढ़ाया होगा, लीडर क्या करेगा? प्रॉब्लम कल्चर को लीडर चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? 3 स्टेप से। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विच इज सपोर्टिव, विच इज नॉन सपोर्टिव। सेकंड, टॉक ओपनली। एंड तीसरा पॉइंट, एग्रेसिव एक्शन। याद है ना मालिक? और ये पॉइंट पे वापस आते हैं, या लास्ट पॉइंट है वो हाई परफॉर्मेंस देखेगा। तो मेरे को बताओ, रोल्स ऑफ लीडर एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लीडर। आराम से। रोल्स ऑफ लीडर 5, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लीडर 7। 5 रोल ऑफ लीडर एक बार बता दीजिए। 5 रोल, स्टेइंग एट टॉप, स्पिरिट द क्रॉप। तीसरा सिनेरियो, अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा नहीं, चेंज। चौथा सिनेरियो, इथिकल। पांचवा, करेक्टिव एक्शन लेने से पीछे नहीं हटूंगा। आत्मा क्लियर? रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लीडर, कितनी रिस्पांसिबिलिटी है? 7। सबसे पहले 3 याद रख, स्ट्रेटेजिक डिसीजन तोड़ लेगा। परफेक्ट। तीसरा सिनेरियो, ओके, इसके बाद सी सी सी, कम्युनिकेशन तोड़ होगा,
चेंज कॉर्पोरेट कल्चर, एंड आखिरी पॉइंट है परफॉर्मेंस तोड़ करूंगा। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद तेरा और एक कॉन्सेप्ट आता है कितने प्रकार की लीडरशिप है, मेरे को बताओ। ये तो मेरे को नहीं लगता है मेरे को बताने की जरूरत भी है। यस यस या या ट्रांसफॉर्मेशनल, कौन सा? परफॉर्मेंस को अपन चेंज करके रहेंगे, परफॉर्मेंस को चेंज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है, ओके, वी विल डू लाइक दिस ओनली एंड वी विल डू लाइक दिस ओनली। ट्रांजैक्शनल, ओके, ट्रांजैक्शनल वाला क्या फॉलो करने बोलता है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्या वो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स देखता है? यस, लेकिन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पे ध्यान देता है। वो ज्यादा उसका मेन ज्यादा हेडेक नहीं है और स्टेबिलिटी पे फोकस करता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल वाला वो बोलता है भाई अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जानी ही नहीं चाहिए, उसके लिए तुझे जो करना करे कर 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 तू, लेकिन जा वो टारगेट अचीव कर, चेंज कर, परफॉर्मेंस जो डिक्लाइन है उसको चेंज कर। इंट्रोडक्शन फेज वाला, ग्रोथ फेज वाला, डिक्लाइन फेज वाला कौन सा लीडरशिप लेगा? ट्रांसफॉर्मेशनल। और जो मैच्योरिटी पे है वो कौन सा लेगा? ट्रांजैक्शनल। सर कौन सा सही है? ऐसा कभी भी नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। आत्मा क्लियर? लीडरशिप के तीनों सवाल तेरे दिमाग में तोड़ होने चाहिए। पहला पॉइंट है रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्रोच और टाइप्स। आत्मा क्लियर? लेकिन लीडरशिप की कहानी इधर तक खत्म नहीं करोगे क्योंकि कल्चर आएगा। कल्चर, स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट कल्चर। स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैन कल्चर बी ए स्ट्रेंथ? यस। कैन कल्चर बी इवेंट वीकनेस? यस। मैंने आपको बताया अगर रेजिस्टेंस हो रहा है तो ये वीकनेस है, बस काम खत्म करो, रेजिस्टेंस है। और अगर आपको याद है एक वर्ड, सब कल्चर बन रहे हैं, सब कल्चर बन रहे हैं, याद आएगा सब कल्चर, तो अपने लिए वीकनेस है। और स्ट्रेंथ क्या हुआ? सब मोटिवेटेड है, सब लोग काम के लिए कमिटमेंट है, डिटरमाइंड है, सब टाइम पे आते हैं, सब टाइम पे जाते हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं कर रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। इज क्या है? सपोर्टिव और नॉट सपोर्टिव? सपोर्टिव। तो आपको ये ध्यान रखना है स्ट्रेटजी कॉर्पोरेटिव कल्चर में, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये पॉइंट ध्यान रख लेने का, ये पॉइंट अपने ध्यान रखना है। इसके बाद आता है तेरा रोल। तो स्ट्रेटजी कल्चर में आपको मैंने बता दिया सपोर्टिव कैसे, स्ट्रेंथ कैसे है, वीकनेस कैसे है। इसमें बताया रोल्स, विच इज रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। ये मैंने आपको बताया एग्जीक्यूशन करते हुए क्या क्या रोल या इंपॉर्टेंस है। ओके, स्ट्रॉन्ग कल्चर प्रमोट्स गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। ओके, कल्चर अराउंड बिजनेस प्रिंसिपल बनते हैं। अगर याद है तेरे को मोटिवेशन होता है, उसके बाद और एक बताया था मोटिवेशन होता है। दोनों में फर्क मैंने क्या बताया था? इफ यू रिमेंबर बाय चांस, एक होता है मोटिवेशन, तीसरे का मोटिवेशन होता है जिससे तू क्या करता है, कस्टमर वगैरह सारी चीजों को काम करने में मदद करता है। और चौथा वाला मोटिवेशन क्या है? तेरे को काम करने के लिए मोटिवेशन रहता है। पांचवा सिनेरियो, ओके, स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यू, ये फोकस करता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉई, ओके, चैलेंजिंग द रियलाइजिंग पॉइंट, यानी ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिफाइन करता है। अगर ये 6 पॉइंट याद नहीं आ रहे तो वरी नहीं है, क्योंकि मैंने 6 पॉइंट जब बताए थे मैंने आपको ऐसे ही बताए थे, एक बार रीड करो उसके बाद छोड़ दो। ये 6 पॉइंट अगर याद है पूरे पैराग्राफ में अपडेट किए थे, बट नेवरदलेस ये स्ट्रक्चर है आपके पास। लेकिन इसके बाद वाला स्ट्रक्चर है स्टेप्स टू चेंज द प्रॉब्लम कल्चर। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 3। और ये पॉइंट आपको एलडीआर होना चाहिए। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कितने एलडीआर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 3 एलडीआर आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा है एलडीआर का? डिविजनल। दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चर कौन सा है? ओके, मैट्रिक्स। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? आवर ग्लास। ये 3 आपके लिए एलडीआर रहेंगे। उसके बाद लीडरशिप के तीनों सवाल एलडीआर है। कौन से? रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइप्स और अप्रोचेस। और उसके बाद मैंने बताया ओके दिस वाला क्वेश्चन इज एलडीआर फॉर यू, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स टू चेंज द प्रॉब्लम कल्चर। आत्मा क्लियर है? ओके सर, कैन स्टेप्स टू चेंज द प्रॉब्लम कल्चर बी कंफ्यूज विद एनी अदर क्वेश्चन? यस। कौन सा क्वेश्चन? चैप्टर 8 स्टेप्स टू चेंज। स्टेप्स टू चेंज मेरे को बताया स्टेप्स टू चेंज कितने होते हैं? स्टेप्स टू चेंज 3। अनफ्रीज, चेंज, फ्रीज, चैप्टर 8। Steps to change the problem culture, ये चैप्टर। Everybody clear? Okay, steps to initiate change, chapter 8। क्या क्या था उसमें अंदर? Need for change, shared vision and institutionalize the change। याद आया? कौन सा चैप्टर? चैप्टर 8। Methods of change, चैप्टर 8। 3 मेथड होते हैं, कंप्लायंस मेथड, आइडलाइजेशन, आइडल एंड लास्ट पॉइंट है इंटरनलाइजेशन। याद आया मालिक? याद रखना, ये चेंज और वो चेंज मिक्स मैच मत होने देना। आत्मा क्लियर? ओके, ये होने के बाद तेरे लिए आता है एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। मेरे को नहीं लगता इसके अंदर मेरे को बताने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योर खुद रिस्क लेता है, एंटरप्रेन्योर बाउंड्री में लेके काम करता है। मैं आपको बता दूं एंटरप्रेन्योर का क्या क्या पॉइंट है। एंटरप्रेन्योर के पॉइंट एकदम क्लियर है, नए कॉन्सेप्ट लेता है, ओके, अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं है, ओके, मैन मशीन मटेरियल को लगाता है, अनसर्टेनिटीज को ध्यान रखता है, स्टार्टअप कंपनी के लिए काम करता है, प्रोडक्ट सर्विस के लिए वैल्यू ऐड करता है, प्रॉफिटेबल बनाता है, और अगर लग गई तो वो सामने खड़ा रहता है, वो पीछे हटता नहीं है। और एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर इज लाइक एंटरप्रेन्योर ओनली, बस ये खाली किस में काम करता है? ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री में। आत्मा क्लियर है एवरीबॉडी? ये पॉइंट ध्यान रखिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद आता है तेरा चैप्टर 8। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 7 क्लियर मालिक? चैप्टर 7 से अपने को एक्सपेक्टेड है कि 2 सवाल आने की संभावना है। चैप्टर 8 और आखिरी चैप्टर जिससे अपन 50 मार्क को क्लोज करेंगे मालिक। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर बैठ गया, तोड़ दिमाग में बैठा मालिक। तो अभी बचे आखिरी पार्ट पे, आखिरी पार्ट को क्लोज कर देते हैं, जिसमें लास्ट वाला पार्ट मैं वापस आपको क्लास में इधर बता देता हूँ। कौन सा वाला? बीपीआर एंड बेंचमार्किंग। जा भैया यहाँ पर ही कोड क्लोज कर दो, खत्म कर दो, ओके, लेकिन लॉजिकली काम खत्म कर दो। नेक्स्ट 15-20 मिनट वी आर एंड, वी आर डन मालिक। तोड़ भारत माता की जय। वी आर ऑलमोस्ट डन विथ योर
50 मार्क निकालने के लिए जो आपको करना है, बस आपको अभी इसको सिर्फ रिवाइज करना है और जो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आए उस पर मेहनत करनी है। बस आप सेम सिनेरियो ईआईएस के लिए भी करना है। ओके, सेम सिनेरियो जिस दिन ईआईएस का पॉइंट आएगा सेम सिनेरियो करो आप, और कुछ भी मत करो, सब कुछ बस मतलब बस सब ये है कि इसको फॉर्मेट में डालते रहो। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे। सबसे पहला सवाल आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। भारत माता की जय। बताइए सर, ये 4 पॉइंट मैंने बताया था, अपनी घर की खेती डालना मत, याद है क्या? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते हो, इंप्लीमेंटेशन करते हो, डिवीजन बताइए, 2 डिवीजन 4 पॉइंट में। पहला पॉइंट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ओके, इंटेलेक्चुअल, ऑपरेशनल, एनालिटिकल, लीडरशिप, याद है क्या मालिक? एंड लास्ट पॉइंट टॉप लेवल के ऊपर फोकस होगा, ये मिडल एंड लोअर। 4 पॉइंट याद है ना मालिक? इसके अलावा और कुछ पंचायती लिखना मत। 4 वर्ड ये रट लेना, अगर क्वेश्चन आया तो ये बोनस रहेगा। ये होने के बाद तेरा आता है रिलेशनशिप बिटवीन। 2 क्वेश्चन है इसमें, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, और एक सवाल क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। याद है क्या मालिक? ओके, और अगर तेरे को याद है रिलेशनशिप बिटवीन, अरे सर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी चैप्टर 7 चैंडलर भाई साहब, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, ABCD, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, थराइव, सर्वाइव, डाई स्लोली, डाई क्विकली। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो ये पॉइंट क्या है, ए वाला, ए में और बी में, सी में, डी में क्या सीन है? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन फ्लॉड है, साउंड है, वीक है, एक्सीलेंट है। अब थोड़ा सा देखिए, सबसे बेटर ये बी वाला है। सर कैसे बी वाला बेहतर है? साउंड स्ट्रैटेजी है, एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन है, तोड़ ये है, सब लोग इसी के लिए मर रहे हैं। ओके, लेकिन क्या सब लोग बी में रहते हैं? नहीं। और जो बंदा गरीब है वो ए में रहता है, उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है लेकिन इंप्लीमेंटेशन झंडू है, तो वो कोशिश क्या करेगा, ए से बी में जाएगा। तो ए से बी में जाने के लिए क्या करेगा, BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो डी में है सर, जिसमें स्ट्रैटेजी सही नहीं है लेकिन टीम इंप्लीमेंटेशन बहुत भारी है, ये क्या करेगा, स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करेगा। आत्मा क्लियर है? और सी है ना सबसे झंड पोजीशन है, सी में तो कोई रहना नहीं चाहिए लेकिन हो सकते हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए मालिक सी वाले ने, सबसे पहले वो ए में जाए, याद रखना उसको ए में भेजना, उसको दोनों चीज अच्छी करने मत बोलना, पहले किस में जाए, ए में। और इसमें याद रखना इधर क्या था, स्ट्रैटेजी क्या था, इधर स्ट्रैटेजी रीडिजाइन था ना, ओके, रीडिजाइन करना है ना, ओके, यहाँ पर स्ट्रैटेजी रीफॉर्मुलेट, पूरा स्ट्रैटेजी नया बनाओ, इधर स्ट्रैटेजी पूरी बनाओ, नई मत बनाओ, अपनी रीडिजाइन करो। आत्मा क्लियर है? ये याद रखना ABCD के लिए। हो सकता है आपको MCQ में ये सवाल आ जाए, हो सकता है ABCD का पॉइंट जो भी आए आपने सॉल्व तोड़ करना चाहिए, लॉजिकली बैठ जाना चाहिए। बस ध्यान रखना ABCD जो स्क्रीन में दिया वही लगाना, तेरा ABCD मत लाना। ओके, तेरा ABCD अपने हिसाब से मैट्रिक्स 1 बनाना, यानी यहाँ पर ABCD करते वक्त AB याद रखना, AB, ओके, स्ट्रैटेजी साउंड, ये याद रख, साउंड साउंड साउंड, ओके, साउंड स्ट्रैटेजी, साउंड स्ट्रैटेजी, और C और D झंड स्ट्रैटेजी। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ये याद रखना। और पहले इसमें ना उल्टा रखना, इधर वीक है, यूजुअली अपन क्या करते हैं, पहले एक्सीलेंट लिखते हैं ना, इधर उल्टा लिखना, वीक है और इधर एक्सीलेंट, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज इसमें याद रखना। आत्मा क्लियर? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट? कितनी चीजें हैं? 4। अगर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव है और ऑपरेशन मैनेजमेंट एफिशिएंट है, हम क्या करेंगे, थ्राइव। आत्मा क्लियर है? ओके बलराम, ओके, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है लेकिन इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट है, डाई स्लोली। सर इसमें क्या समझाया था? ओके, स्ट्रैटेजी झंड है ना यार, अबे मैं अच्छा ही नहीं हूं, भले मेरी टीम कितनी भी अच्छी हो, ओके, लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, ओके, लेकिन मैं अच्छा हूं, मेरी टीम झंड है, नीचे वाला सर्वाइव कर लूंगा, सर्वाइव कर लूंगा। देखो मैं और मेरी टीम दोनों तोड़ है तो सर्वाइव, ओके, मैं तोड़ू लेकिन मेरी टीम बकवास है, सर्वाइव। मैं बकवास हूं, मेरी टीम सही है, डाई स्लोली। हम दोनों झंड है, डाई क्विकली। आत्मा क्लियर है? आत्मा क्लियर है? मर जा साले प्रशांत सारडा सर, मर जा। ओके, बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। इसके बाद वाला अगला सवाल है, मेरे ख्याल से झेपना चाहिए, लिंकेज बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। लिंकेज बिटवीन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, कितने लिंकेज है? 2, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, स्ट्रैटेजी बनती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाद में होता है। ओके, बैकवर्ड में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनती है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद तेरा आता है इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। मैंने बोला था इसको काट दो। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद काट देने का, काट देने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। सर स्ट्रैटेजिक चेंज बताइए। स्ट्रैटेजिक चेंज में आपके 2 सवाल है। पहला पॉइंट है स्टेप्स टू इनिशिएट चेंज और दूसरा सवाल है कर्ट लेविन मॉडल। ओके, कर्ट लेविन, हाँ, लॉरेंस नहीं, ओके, लेविन तो लिंबू मॉडल। ओके, कर्ट लेविन मॉडल। आत्मा क्लियर? पहला पॉइंट है स्टेप्स टू इनिशिएट चेंज। मेरे को बताओ व्हाट आर द स्टेप्स टू इनिशिएट चेंज आर देयर? 3
recognize the need for change, create shared vision, and third institutionalize the change. अगर आपको इसका मसला याद है तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर है ना वापस पुराने मेथड्स पे नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। हम तो चेंज करवा देंगे लेकिन साला पब्लिक क्या होगा, ओल्ड मेथड्स। तो वापस मतलब झंड का झंड, मतलब सब कुछ सही करेंगे लेकिन वापस अपनी पोजीशन वही। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद तेरा है कर्ट लेविन मॉडल। मेरे को पता कर्ट लेविन मॉडल क्या है, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। और ये चेंज के अंदर क्या है, मेथड्स लिख के रख, मेथड्स। मेथड्स में नाम याद रख, एचसी केला वाला, केला मैन। आत्मा क्लियर? तो एचसी केला मैन के कितने मेथड्स, 3। कौन से? कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस में क्या होगा, तेरे को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, पेनल्टीज एंड रिवॉर्ड साथ में दूंगा मैं। आइडेंटिफिकेशन, किसी को देख, ये रोल, इसको देख, इसको देख कैसा सोता है और तू क्या जाग रहा पागल, कैसा तू क्लास में बैठता है, ये पूरा देख नींद कैसा निकालता, तो आइडल बना। एंड तीसरा पॉइंट इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनलाइजेशन में लॉजिक ये होता है कि तेरे को मैं टाइम दे रहा हूं, तू अडेप्ट कर, अडेप्ट करने के बाद अपन चेंज करेंगे। आत्मा क्लियर? ओके गलती से भी इसके बाद अगर कंफ्यूजन किया या तूने गेम बजाया तो मतलब तेरी तो बजाऊंगा मैं, मतलब इसके ऊपर मैं बहुत टाइम डाला हूं। मैंने इसके बाद चेंज का पूरा समझाते टेक्निक से लेके चेंज में गया था और पूरा बताया था। इसके बाद गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ये होने के बाद तेरा आता है स्ट्रेटजी कंट्रोल। स्ट्रेटजी कंट्रोल में पहला डेफिनेशन है प्रोसेस बताइए। वैसे भी ये एक बार पढ़ना है, छोड़ना है, याद होगा तो। आज पे पॉइंट पे है प्रोसेस, 4 प्रोसेस है। सर कौन से प्रोसेस है? पहला पॉइंट हमको क्या मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या थे, स्टैंडर्ड्स। याद है करे? सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है। उसके बाद कंपेयर करना है। कंपेयर किसको करना है, एक्चुअल और बजट। एंड लास्ट पॉइंट क्या लेना है, करेक्टिव। सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर देयर? 3। कौन से? ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी। एक एक्टिविटी का है ऑपरेशनल, एग्रीगेट है मैनेजमेंट, एंड स्ट्रेटजिक में क्या होगा, स्ट्रेटजिक में हम दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेटजी अचीव हुई या नहीं। इसी को नीचे इसमें देखा गया है जिसके अंदर 4 कंट्रोल डिफाइन किए हैं। 4 कंट्रोल कौन से? प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्वेलियंस, स्पेशल अलर्ट एंड इंप्लीमेंटेशन। कुछ याद आया मालिक? प्रीमाइस कंट्रोल में हम लोग क्या देखते हैं, अजम्पशन वैलिड है या नहीं। अगर अजम्पशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी चेंज करेंगे? नहीं, अजम्पशन के बेसिस पे रिफाइन करेंगे, पर अजम्पशन नया करेंगे और नए अजम्पशन पे अपन डिसाइड करेंगे क्या करना है। स्ट्रेटेजिक सर्वेलियंस, इसके अंदर क्या करते हैं, अगर आपको याद है तो ओनली क्या करना, ओके, कैजुअल ब्राउजिंग। क्या वर्ड है, कैजुअल ब्राउजिंग। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, अगर आपको याद होगा एकदम अचानक कुछ आया तो इसके अंदर एक वर्ड डाल दे, क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट। एंड लास्ट पॉइंट आता है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में 2 चीजें, स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एंड माइलस्टोन है। मेरे को पता है स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट में क्या करते हैं और माइलस्टोन में क्या करते हैं। एक में री एडजस्ट करते हैं और एक में री असेस करते हैं। ओके याद आया मालिक? ओके मेरे को बता टाइम कितना लगा, क्या कितना लगा, ये किस में देखूं, माइलस्टोन। ओके अपन अचीव किए कि नहीं ऑब्जेक्टिव, किस में देखूं, स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। आत्मा क्लियर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर देयर? 3, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आर देयर? 4। पहला पॉइंट प्रीमाइस, स्ट्रेटेजिक सर्वेलियंस, स्पेशल अलर्ट एंड इंप्लीमेंटेशन। आत्मा क्लियर है? इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक ऑडिट। स्ट्रेटेजिक ऑडिट में पहला सवाल आता है, ओके वैसे स्ट्रेटेजिक ऑडिट में आपको डेफिनेशन याद दिला दूं, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एरियाज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपन ने किया है, उसकी वजह से कोई एरियाज पे इंपैक्ट हुआ है, वो होता है स्ट्रेटेजिक ऑडिट। सर पहला सवाल आता है स्ट्रेटेजिक ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी, अगर आपको याद है ओके 4 रीजन थे। पहला रीजन क्या था, सबसे पहला स्ट्रेटेजी नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सेकंड सिनेरियो क्या था, स्ट्रेटजी ने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, बाहर का कुछ चेंज हुआ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हुआ, मेजर चेंज। एंड टॉप मैनेजमेंट चाहता है क्या कर, फाइन ट्यून या इन ट्यून कर। आत्मा क्लियर है? ये 4 पॉइंट तेरे को ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू नीड फॉर स्ट्रेटजी ऑडिट। हाउ मेनी बेसिक एक्टिविटीज आर देयर इन स्ट्रेटजी ऑडिट? देयर आर 3 बेसिक एक्टिविटीज। सबसे पहले क्या करेगा, बेस बनाएगा, कंपेयर करेगा और करेक्टिव एक्शन लेगा। लेकिन इसके बाद वाला तोड़ एलडीआर क्वेश्चन है तेरे लिए। ओके वैसे मैं बता दूं इसमें एलडीआर क्या था मालिक, जितना अपन ने अभी तक किया है वो एलडीआर ही, पूरा चैप्टर में एलडीआर ही है, जो बचा हुआ है वो एलडीआर नहीं है। ओके तो जो पॉइंट है तो याद रखना 3 चीजें आपको चैप्टर 8 में तोड़ करनी है। कौन सी 3 चीजें तोड़ करनी है? पहला चेंज, दूसरा कंट्रोल, तीसरा स्ट्रेटजी ऑडिट। स्ट्रेटजी ऑडिट का लास्ट क्वेश्चन तो एलडीआर में आता है। ओके रिचर्ड रूमल्ट भाई साहब, ओके आपका कहना क्या है? हमारा कहना है 4 चीजें। आप जब भी स्ट्रेटजी ऑडिट करोगे ओके 4 क्राइटेरिया का ध्यान दो। कौन से 4 क्राइटेरिया? पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी, दूसरा है कंसोनेंस, तीसरा है फिजिबिलिटी एंड चौथा सिनेरियो एडवांटेज। एडवांटेज मतलब कौन सा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
पहला पड़ाव मैं आपको बताऊं, कंसिस्टेंसी मतलब क्या होगी। कंसिस्टेंसी मतलब स्ट्रेटजी कंसिस्टेंट होनी चाहिए पॉलिसीज के साथ में। यूजुअली आपको मैंने बताया था, इसमें 3 एग्जांपल दिए थे। 3 एग्जांपल क्या क्या दिए होते हैं। सबसे पहला, अगर मेरे को चेंज किया, प्रशांत सर को लाया, प्रशांत सर को भी चेंज करना पड़ रहा है, तो पीपल बेस इशू नहीं है, पॉलिसी बेस है। एक डिपार्टमेंट बोल रहा है मैं तो सक्सेसफुल हूं, दूसरा डिपार्टमेंट बोल रहा है मैं तो सक्सेसफुल नहीं हूं, कौन सा पॉइंट है। ओके यहाँ पर भी पॉलिसी बेस्ड। और तीसरा सिनेरियो होगा टॉप मैनेजमेंट के पास जाना पड़ रहा है बार बार, पॉलिसी बेस्ड। ये पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कौन सा पॉइंट है, कंसिस्टेंसी। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसोनेंस। कंसोनेंस मतलब क्या होना, अलाइन। अलाइन करना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेटजी किसके साथ अलाइन होनी चाहिए, ट्रेंड। याद होगा इसमें 2 वर्ड याद रखना, इंडिविजुअल ट्रेंड एंड ट्रेंड। सर व्हाट इज द इंडिविजुअल ट्रेंड, अगर आपको याद होगा इवेंट्स। इवेंट्स इज नथिंग बट इंडिविजुअल ट्रेंड। इवेंट्स इज नथिंग बट इंडिविजुअल ट्रेंड। इवेंट स्टार्टिंग पॉइंट इंडिविजुअल ट्रेंड होगा ना, उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट होगा, ट्रेंड में। तीसरा सिनेरियो आता है आपके लिए फिजिबिलिटी, पैसा होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके ये 4 क्राइटेरिया है रिचर्ड डोनाल्ड के। आत्मा क्लियर है। ये होने के बाद आता है रीजंस व्हाई स्टडी इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट। कारण क्या है स्टडी इवैल्यूएशन डिफिकल्ट है, तो इसके साथ 6 रीजन अपन सुबह पढ़े थे। सबसे पहला, एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना आसान है या मुश्किल है, मुश्किल। प्रेडिक्ट कर सकता हूं, प्रिसाइजली नहीं हो सकता। तीसरा सिनेरियो, ओके नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा, रैपिड रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट, डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड इवेंट्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोविड का इंपैक्ट है, क्या कोविड का इंपैक्ट अपने पर भी हुआ है, यस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है टाइम स्पैन डिक्रीज हो रहा है। Okay, now we are discussing about one concept that is called BPR. अब मेरे को 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं आपके साथ, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। BPR का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्या, छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं होता है, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होता है। अब 3 शब्द को ध्यान रखना, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन एंड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। 3 शब्द क्या क्या है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। मुझे वापस चाहिए 3 शब्द, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन एंड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। 3 शब्द वापस चाहिए। देख ले इधर, इधर देख, एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर में जा। एलिमेंट्स में क्या क्या शब्द है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। सर पहला शब्द बात करते हैं, फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब क्या होता है। फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब होता है क्यों कर रहे हैं ये काम, व्हाई वी आर डूइंग सो, इज दिस एडिंग वैल्यू टू आवर बिजनेस, इफ नो डिलीट द प्रोसेस, इफ यस कीप दैट प्रोसेस। यानी पहला पॉइंट अपन क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या सोच रहे हैं, रीथिंकर, फंडामेंटली रीथिंकर। क्या बोला मैंने, फंडामेंटली रीथिंकर। क्या रीथिंकर, क्यों कर रहे हैं, क्या ये वैल्यू ऐड कर रहा है, अगर वैल्यू ऐड कर रहा है तो उसको कर, वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो उसको डिलीट कर। ओके ये पहला पॉइंट, फंडामेंटल रीथिंकिंग। सर ये करने के बाद क्या, अब मेरे को बताओ कौन से प्रोसेस रखोगे आप। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 प्रोसेस है, आपने फंडामेंटल रीथिंकिंग किया, मतलब क्या किया, 5 के लिए क्या समझा, मेरे को बताओ 5 के लिए क्या समझाओगा। अगर 5 प्रोसेस है, मैंने फंडामेंटल रीथिंकिंग किया, मतलब 5 में से क्या पता किया, क्या ये प्रोसेस चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए, ये पता किया ना। ओके मेरे को 5 में से 1 नहीं चाहिए था, तो 1 को क्या करने बोला मैंने, डिलीट। 4 रखने बोले ना, ये 4 को स्क्रैच से चालू कर वापस, ये 4 को। यानी दूसरा सवाल कब आएगा, जब पहला सवाल का आंसर आएगा। पहला सवाल पूछ ये क्यों कर रहा है, पहला सवाल क्या पूछ, ये क्यों कर रहा है, और जो कर रहा है वो वैल्यू ऐड कर रहा है क्या, यस ठीक है। दूसरी बात, जो तू कर रहा है उसको स्क्रैच से चालू कर, क्या कर, स्क्रैच। अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला, हमेशा ईआईएस में हमेशा बताते हुए बताया, क्या घर पूरा एज इट इज रखने का, तोड़ के पूरा नया बनाने का, तोड़ के। ये पॉइंट सेकंड पॉइंट है, स्क्रैच से चालू कर। और स्क्रैच से चालू करेगा तो तेरे को परफॉर्मेंस कितना मिलेगा, तोड़ मिलेगा। एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। अब ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट कितना होगा, 10 to 20% या 80 to 90%, 80 to 90%, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। 10 to 20% नहीं, 20 to 20% इंप्रूवमेंट करा तो अपने पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट था। ओके तो 3 चीजें बीपीआर फोकस करता है। क्या 3 चीजें बीपीआर फोकस करता है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। ये तीनों सीक्वेंस एज इट इज जाता है, इसमें सीक्वेंस बदलता नहीं है। तो पहला पॉइंट है फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब क्या, क्यों कर रहे हो, जो कर रहे हो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, हाँ नहीं कर रहा है तो डिलीट करो, फंडामेंटल रीथिंकिंग। अब जो वैल्यू ऐड कर रहा है उसको क्या करो, रेडिकल रीडिजाइन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडिकल रीडिजाइन, पूरा नया स्क्रैच से बना, पूरा तोड़ो, पूरा तोड़ो, भूल जाओ क्या कर रहे थे, ये करना है ना, हाँ पर पूरा नए सिरे से चालू करो, तब जाके ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होगा। देखो आप जो कर रहे थे अगर उसी को इंप्रूव करोगे ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगा वो। ओके क्योंकि आपके जो इंप्रूवमेंट आएंगे 10-20% आएंगे, क्योंकि आप बोल रहे हो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, चलो इसको चेंज करते हैं। क्या इंप्रूवमेंट आया, 10 to 20। मैं बोल रहा हूं पूरा उड़ा दे, पूरा नया कर, तब जाके तेरे को क्या मिलेगा, 80 to 90%। उसको क्या नाम दिया हुआ है, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके क्या ये लोग बोलते हैं, फिर बीपीआर वाला बोलता है क्या ये सब प्रोसेस के साथ करना चाहिए। ओके ये बोलते हैं काहे के लिए सब प्रोसेस करने का, सारे प्रोसेस के साथ काहे के लिए करना। हम 3 प्रोसेस बताते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यू ऐड करते हैं, उन प्रोसेस को छेड़ो। सारे बीपीआर का, सारे प्रोसेस को बीपीआर करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से 3 प्रोसेस को बीपीआर करना चाहिए, अगला सवाल।
ओके व्हाट आर द 3 प्रोसेस जिसको बीपीआर करना चाहिए? सबसे पहला ओके नाम देखो, सबसे पहला प्रोसेस विच आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कौन से? प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या? प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक। कौन सा हुआ मालिक? प्रोडक्शन एंड, यानी डेवलप, जो प्रोडक्ट डेवलप करने में, सर्विस डेवलप करने में और डिलीवरी करने में जो लग रहा है उस प्रोसेस को क्या करने का? बीपीआर। सेकंड सिनेरियो, कौन से प्रोसेस जिसमें कौन इन्वॉल्व है? कस्टमर। मेरे को बताओ कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कस्टमर इन्वॉल्व है? कस्टमर सपोर्ट। तो सेकंड पॉइंट कस्टमर सपोर्ट, समझ में आ रहा है मालिक? तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्राइजिंग व्हिच एक्टिविटीज? मैनेजमेंट। तो मेरा क्वेश्चन है कौन से प्रोसेस में बीपीआर करना चाहिए? कौन से प्रोसेस में बीपीआर करना चाहिए? 3 प्रोसेस। पहला पॉइंट प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक, दूसरा कस्टमर। तो कस्टमर में कौन से होते हैं? कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, मार्केटिंग। याद आया, समझा? मार्केटिंग वाला जो कस्टमर इंटरफेस कर रहा है। और तीसरा सिनेरियो कौन सा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वाले कोई प्रोसेस बताओगे आप? मैनेजमेंट वाले प्रोसेस, मैनेजमेंट वाले एचआर। ओके उसके अलावा मैनेजमेंट वाले प्रोसेस, बजट, प्लानिंग, कंट्रोल्स, ये प्रोसेस को आपने क्या करना चाहिए? बीपीआर। मैं बस बोल रहा हूँ बीपीआर में पहला प्रिंसिपल क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है बीपीआर में क्या क्या चीजें होती है? 3 नाम बोल। पहला क्या होता है? फंडामेंटल रीथिंकिंग, सेकंड रेडिकल रीडिजाइन, तीसरा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। ओके ये कौन से प्रोसेस के साथ करना चाहिए? 3। कौन से? प्रोडक्शन, मैं नाम डायरेक्टली वैसे बोलता हूँ, प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक, कस्टमर एंड तीसरा पॉइंट मैनेजमेंट। आत्मा क्लियर? तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? यहाँ पर तेरे को 5 स्टेप्स दिए हुए। बीपीआर करने के कितने स्टेप्स होते हैं? 5। ओके एकदम आखिरी पड़ाव जैसा तू अच्छे से ध्यान रख। 5 स्टेप्स क्या होते हैं? सर सबसे पहले मकसद समझो, बीपीआर क्यों करो? घर क्यों तोड़ रहा है बे? अबे घर क्यों तोड़ रहा है तू? तो घर तोड़ने का कुछ तो मकसद होगा। मुझे इंप्रूवमेंट करना है, मुझे कस्टमर सपोर्ट में इंप्रूवमेंट करना है, मेरे को इसमें चीज चेंज करनी है, मेरे को उसमें चीज चेंज करनी है। ऑब्जेक्टिव बता, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर रख। तो पहला पॉइंट क्या होगा? डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स। ओके दूसरा पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्या? आइडेंटिफाई कर कस्टमर। तो पहले ऑब्जेक्टिव बता, उसमें आइडेंटिफाई कर ये कस्टमर कौन, ये प्रोसेस किसमें कस्टमर इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व है, कहां पर इन्वॉल्व है। तीसरा सिनेरियो, ये लोग ने दिया है लेकिन ये सही नहीं है, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। मेरे को बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल रीथिंकिंग? फंडामेंटल रीथिंकिंग का मतलब क्या होता है? ओके क्यों करना है और जो करना है वैल्यू ऐड कर रहा है क्या? वैल्यू ऐड नहीं कर रहा उसको डिलीट करना। फिर रेडिकल रिडिजाइन मतलब क्या? रेडिकल पूरा स्क्रैच से। अब पूरा स्क्रैच में अगर आप पुरानी चीजें सोचोगे ना तो नहीं पढ़ कर पाओगे। इसीलिए जब मैं बोलता हूं एग्जिस्टिंग प्रोसेस को स्टडी करना ही नहीं चाहिए बीपीआर में। ओके और जब मैं बोल रहा हूं ना ये मसाला है वो मैं बता रहा हूं। ये बोल रहे कोई स्ट्रेटजी बोलेंगे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को स्टडी करो, लेकिन एक्चुअली एग्जिस्टिंग प्रोसेस को क्या करना चाहिए? स्टडी करना चाहिए क्या? क्यों स्टडी किया तो क्या दिक्कत होगी मालूम है? तेरा माइंडसेट वही डायरेक्शन में काम करेगा। समझ में आया? क्योंकि अरे पूरा परचेज का प्रोसेस ले, अरे इसको काट दे नया बना तो दिक्कत होगी। तेरा तीसरा पॉइंट ओके याद रखना। सबसे पहले मुझे क्या समझना है? डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। डिटरमाइन क्या करने का? ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट क्या करने का? कस्टमर की नीड पता करने का। तीसरा पॉइंट स्टडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस। आत्मा क्लियर है? ओके मैं वापस बोल रहा हूँ स्टडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस का मसाला क्या होगा? स्टडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ताकि अपने को आगे क्या करना समझेगा। लेकिन मसाले में क्या लिखोगे? एज डिस्कस्ड अर्लियर। ओके वी शुड अवॉइड स्टडीइंग व्हाई? because we need to start with clear mind, we should not have any bias opinion। भारत माता की जैसे समझा के मालिक। एंड इसके साथ में लास्ट पॉइंट आता है, अभी क्या करो? रीडिजाइन प्रोसेस प्लान कर लो भाई, क्या रीडिजाइन करना है वो देख लो। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है इंप्लीमेंट क्या करो? रीडिजाइन प्रोसेस। 5 स्टेप्स क्या है तेरे लिए? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसमें कस्टमर कौन है। उसके तीसरा एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझिए, जिसको इग्नोर कर मसाले में लिखना पड़ेगा। आत्मा क्लियर? चौथा पॉइंट ओके क्या बना? प्लान बना। प्लान क्या बना? फॉर्मुलेट। और उस प्लान को क्या कर? इंप्लीमेंट। ओके मेरे को बता, घर तोड़ना है तो मेरे को क्या प्लान बनाना पड़ेगा? तोड़ना कैसे? सबसे पहला मकसद क्या है? घर क्यों तोड़ रहा? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर। सेकंड कौन कौन लोग आने वाले नए घर में। समझ में आया? घर तोड़ने के बाद नए नए लोग तो अरे भाई मेरे को बता नया घर किसके लिए बना रहा है? नए लोग। तो क्या नए लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा? कस्टमर पता करना पड़ेगा ना यार, कस्टमर को देखना पड़ेगा ना। तो सेकंड पॉइंट आइडेंटिफाई कस्टमर। तीसरा सिनेरियो जो एग्जिस्टिंग घर है उसको स्टडी कर। लेकिन मैंने बताया एग्जिस्टिंग घर स्टडी करेगा तो वो घर भी वैसा ही बनाएगा। आत्मा क्लियर? चौथा सिनेरियो ओके वैसा स्टडी करने का नहीं। चौथा सिनेरियो ओके प्लान बना। प्लान बना मतलब हर एक यूजर के साथ बैठ के प्लान बनाएगा। ओके प्लान क्या बनाएगा? अगर याद है तेरे को बिल्डिंग घर का ब्लूप्रिंट, और अल्टीमेटली घर का ब्लूप्रिंट सेटिस्फाइड हो गया, इंप्लीमेंट कर। इंप्लीमेंट मतलब क्या कर? घर बनाना चालू कर। दीज आर द 5 स्टेप्स इन बीपीआर। अगला आंसर है, ये अपन ने चैप्टर 3A में EIS केस में कवर किया हुआ है, रोल ऑफ आईटी। अगर आपको याद होगा चैप्टर 3A में ओके 5 एरियाज थे। ओके कंपोनेंट्स ऑफ CBIS में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड नेटवर्क। या पीपल था पहला।
पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क। जिसमें नेटवर्क में पॉइंट में था, एक कॉन्सेप्ट था रोल ऑफ आईटी या नेटवर्क का पॉइंट क्या होता है। तो नेटवर्क की वजह से क्या तीन इंपैक्ट होते हैं, तीन इंपैक्ट एकदम सिंपल होते हैं और ये आंसर एज इट इज है, इसमें ना मसाला है ना कुछ है। सबसे पहले टाइम कॉम्प्रेस हो गया, या नेटवर्क की वजह से क्या हुआ, टाइम कॉम्प्रेस। सेकंड सिनेरियो, यहाँ पर मैं ज्योग्राफी में यूएस में बात करूँ या किधर भी बात करूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है या ओवरकम हो चुके हैं, ओवरकम। और अपना रिलेशनशिप आज बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ या सेम है, चेंज हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशनशिप। तीन चीजें होती है रोल ऑफ आईटी, रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर। अगर आप ये देखोगे, ये चैप्टर 3A के साथ कॉपी करो, 3A के साथ में आप अगर देखोगे 3A में नेटवर्क वाला पॉइंट, इंपैक्ट ऑफ नेटवर्क, आखिरी सवाल। ओके 3A का है, कॉपी पेस्ट आंसर है, नो चेंज इन इट। ओके 3A में सेम सिनेरियो है। सर क्या क्या तीन सिनेरियो, इंपैक्ट ऑफ नेटवर्क क्या हुआ, इंपैक्ट ऑफ आईटी क्या हुआ। सबसे पहला टाइम कंस्ट्रेंट निकल गया, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट निकल गया, बिजनेस करने का तरीका सेम है, अलग हो गया, अलग हो गया, बात खत्म। लेकिन सर ये जो अपन ने बात किया ना, घर तोड़ के नया बनाना, डू यू थिंक आसान है या जिगरा लगता है, जिगरा, आसान नहीं है। तो पहला पॉइंट ये होता है। ओके ये आईटी प्रोवाइड्स का तो आपको मैंने बता दिया, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इनोवेशन, ये ठीक है, छोड़ दो। प्रॉब्लम इन बीपीआर, पहला पॉइंट, किसी किसी में ये जिगरा होता है, नहीं नहीं, प्रॉब्लम यही है, जिगरा होना चाहिए करने के लिए, और जिगरा के साथ क्या चाहिए, पैसा। ओके बिना पैसे के ये कर नहीं सकता, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर टाइम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बोला, आप इमेजिन करो, इसमें ना थोड़ा सा आपको यस याद रखना पड़ेगा, और यस में ये डिटेल में पढ़ाया मैंने। ओके जब आप चैप्टर 2 देखोगे यस का, तो आप देखोगे ईआरपी करते वक्त अपन बीपीआर ही करते हैं। बीपीआर करना मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन को पूरा चेंज करना। क्या हम ऑर्गेनाइजेशन बंद कर सकते हैं, नहीं, चेंज करना। आत्मा क्लियर है। तो एक बार बीपीआर का फटाफट मेरे को आंसर बता दो, बीपीआर का क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर कितने हैं, 3, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन एंड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। कौन से प्रोसेस को रीडिजाइन करना चाहिए, बीपीआर करना चाहिए। ओके 3, प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक, कस्टमर मैनेजमेंट। लेकिन प्रोडक्शन लॉजिस्टिक वर्ड नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा डेवलपमेंट एंड, आत्मा क्लियर। तीसरा सिनेरियो, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन बीपीआर, कितने स्टेप्स है, 5। पहले क्या देखो, ऑब्जेक्टिव, कौन कौन चाहिए, कस्टमर, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को स्टडी करो, जिसमें मैंने बोला मसाला में लिखना है कि स्टडी नहीं करना है। चौथा सिनेरियो, फॉर्मुलेट करो। 5वां, इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट, फॉर्मुलेट करना मतलब प्लान बनाना, इंप्लीमेंट करना मतलब प्लान को इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करना। आत्मा क्लियर। ये होने के बाद है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक इंपॉर्टेंट नहीं, 5 क्वेश्चन, मतलब रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर। कितने आईटी के रोल है, 3। टाइम कॉम्प्रेस हो गया, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट कॉम्प्रेस हो गए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। एंड लास्ट है प्रॉब्लम्स इन बीपीआर। कितने प्रॉब्लम्स इन बीपीआर है, 2। कौन से 2 प्रॉब्लम्स है, जिगरा चाहिए, जिगरा। एंड दूसरा पॉइंट, आत्मा क्लियर है। एंड दिस ब्रिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बेंच मार्किंग। ओके अब मतलब बेंच मार्किंग मतलब कौन, बाप। ओके अब बेंच मार्किंग कौन करेगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन किसी बाप के साथ कंपेयर करेगा। अब जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बाप के साथ कंपेयर करेगा, तो इसके लिए स्टेप्स क्या हो गए। तो सबसे पहला ये स्टेप 5 का आंसर बोलता है। सबसे पहला बोलता है आइडेंटिफाई करो बाप कौन है। अरे अरे मतलब आइडेंटिफाई करो, अरे मतलब तुम किसको क्या, अरे अरे पहला पॉइंट है, अरे मतलब अरे वैसा नहीं रे, आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंच। अरे मतलब किसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हो आप, किसके साथ, समझ में आ रहा है, किसके साथ अरे समझा गया, किसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हो। अरे मतलब यार बापू हो सकता, सुन तो सही, अरे सुन बापू हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, मामा हो सकता है। अरे पता करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द बाप कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में, मतलब किसके साथ, किसके जैसा बनना चाहता है तू। तो सबसे पहला पॉइंट आइडेंटिफाई किसके जैसा बनना चाहता है, पहला पॉइंट क्लियर मालिक। सेकंड पॉइंट जिसके जैसा बनना चाहता है तो पहले अपनी औकात देख, तो सेकंड पॉइंट अपना बिजनेस प्रोसेस समझ। पहला पॉइंट किसके जैसा बनना है, दूसरा अपने बिजनेस प्रोसेस को समझ, समझा मालिक। तीसरा पॉइंट आइडेंटिफाई कर, ओके जिसको कंपेयर करना है उसमें से बेस्ट क्या है, जिसके साथ जो बनना चाहता है उसमें से बेस्ट निकालेगा ना। आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोसेस, आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोसेस। तो सबसे पहला पॉइंट नीड, क्यों करना है, तो क्यों करने में ये बहुत जरूरी है, मसाले में ध्यान रखना किसके साथ, वो क्या, अरे क्यों करने का रीजन है ना, अरे वो कुछ बेहतर दे रहा होगा तब जाके तू बोल रहा होगा ना, वो क्या बेहतर दे रहा होगा इसलिए तू कंपेयर कर रहा है। मेरे को बता तू काय के लिए उस बेंचमार्क के साथ बोल रहा है, तू उसके जैसा बनना चाहता हो, क्यों बोल रहा है तू उसके जैसा बनना चाहता हो, रीजन सिंपल है क्योंकि तेरे में वो नहीं है ना। तो इसलिए पॉइंट बाय आइडेंटिफाई द नीड, दूसरा सिनेरियो एग्जिस्टिंग, तीसरा उसमें से क्या तेरे को लेना है, आइडेंटिफाई द बेस्ट। ओके चौथा पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है, जो सेकंड और थर्ड है ना इनको कंपेयर कर, जो तेरे है और जो आत्मा क्लियर, क्या कह रहे, क्या पॉइंट मेरे
कंपेयर एंड आखिरी पॉइंट है क्या कर, इवैल्यूएशन। 6 स्टेप याद रख, 6 स्टेप का कॉन्सेप्ट ध्यान रख मालिक। 6 स्टेप क्या है बेंचमार्किंग, एकदम क्लियर कट। 6 स्टेप क्या क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड, इसको इजी से याद रख। क्यों नीड, अपने प्रोसेस बेस्ट प्रोसेस, नीड अपने प्रोसेस बेस्ट प्रोसेस, नीड अपने प्रोसेस बेस्ट प्रोसेस। गैप निकाल, कंपेयर कर, समझा, गैप को मिटिगेट कर, एंड मिटिगेट करने के बाद इवैल्यूएट कर, तो यानी तू बेंचमार्क बन चुका होगा ना, फिर उसके बाद अगला बेंचमार्क लेगा तू। इस तरह से बेंचमार्किंग आगे बढ़ते जाता है। तो 6 स्टेप्स इन बेंचमार्किंग क्या है मालिक, तोड़ मालिक। तो मेरे ख्याल से नहीं तोड़, तो मतलब एक्चुअली मेरे से ज्यादा तुम लोग तोड़ थे, तुम लोग बैठे, तो तुम लोग बैठे इसीलिए मैं कर पाया। थैंक्स ए लॉट। अगर तुम लोग नहीं रहते तो मेरे अंदर का मोटिवेशन नहीं था, तुम्हारी वजह से मेरे अंदर की ताकत है। तुम मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी हो और तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मतलब जिस वजह से मैं अपने आप को स्ट्राइव करता हूं मालिक। थैंक्स अलॉट मालिक। तो मेरे ख्याल से अपने इसमें ऑलमोस्ट अपन 3 घंटे अप्रोक्सीमेट हुए, और मेरे ख्याल से 3 घंटे के कंटेक्स में अपन ने ऑल टुगेदर 50 मार्क, मेरे ख्याल से आपके लिए बैठना, टाइम डालना, सारी चीजें, आई डू थिंक इट वाज वर्थ। एंड ये लेक्चर आपके पास रहेगा जिसको अपन ने उपयोग करना जरूरी है। तो वंस अगेन थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक्स ए लॉट फॉर दिस डे, बिकॉज दिस डे मैटर्स ए लॉट फॉर मी, कि मेरा सर्वाइवल स्ट्रैटेजी मतलब अपने अंदर की एनर्जी एंड एवरीथिंग मतलब वो रखने के लिए। तो आपकी वजह से तोड़ है मालिक, तो तोड़ मालिक।